तो कहानी की शुरुआत में हमें मेन कैरेक्टर की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है कि काश मैं वक्त को बदल पाता तो मैं उसी दिन में वापस जाता। और अभी हम उसी सुहाने दिन को देखते हैं और तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड मीहो का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ पर हो। तो मीहो उसे सड़क के किनारे से चिल्लाकर बताती है कि मैं यहीं पर हूँ, माफ करना कि मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। और यहीं पर हमें इस लड़के का नाम पता चलता है जो कि होता है जियो। उसकी गर्लफ्रेंड रोड क्रॉस करते हुए उसी की तरफ बढ़ रही होती है और तभी हमें बैकग्राउंड में वापस से जियो की आवाज आती है और वो कहता है एग्जैक्ट उसी दिन मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में वो चीज पता चली जो मुझे कभी पता नहीं चलनी चाहिए थी। और हम देखते हैं कि मीहो को एक कार काफी तेजी से आकर टक्कर मार के चली जाती है और जियो वहां पर शॉक होकर ये सारी चीजें देख रहा होता है। तो तुरंत ही वो भागते हुए मीहो के पास जाता है और एम्बुलेंस चिल्लाने लगता है। एम्बुलेंस तुरंत आ भी जाती है और मीहो को स्ट्रेचर में डालकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और जियो बेचारा इस पूरे टाइम पे ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रहा होता है कि हे भगवान मेरी जिंदगी की इकलौती पसंदीदा औरत को बचा लो। लेकिन तभी उसे डॉक्टर और नर्स आकर ये बताते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं भाई साहब, आपकी माशूका खतरे से बाहर है। डॉक्टर यहाँ पर जियो से पूछता है कि सच सच बता भाई कि तेरी गर्लफ्रेंड एक वाहन से ही ठुकी है ना, क्योंकि उसकी एक्सरे रिपोर्ट में तो एक भी इंजरी दिखाई ही नहीं दे रही। आखिर कौन सी चक्की का आटा खाती है वो कि इतने तगड़े एक्सीडेंट के बावजूद उसे एक माइनर क्रैक भी नहीं आया। डॉक्टर आगे बताता है कि हम थोड़ा भी रिस्क नहीं लेंगे भाई साहब, वो भले ही ठीक है लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि वो एक दिन के लिए मेरी ऑब्जर्वेशन में रहे, लेकिन अभी के लिए तुम उससे मिल सकते हो। तो नर्स जियो को कहती है कि प्लीज सर आइए मेरे साथ, मैं आपको लेकर चलती हूँ आपकी गर्लफ्रेंड के हॉस्पिटल रूम के पास। तो नर्स के पीछे पीछे जाते हुए जियो उसको पूरे रास्ते यही पूछ रहा होता है कि क्या सच में वो ठीक होगी या नहीं। तो नर्स उसे बताती है कि चिंता की कोई बात नहीं, जिस तरीके से आपने बताया उस हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि वो एक्सीडेंट सिर्फ दिखने में ही काफी ज्यादा बड़ा था, बल्कि असलियत में आपकी गर्लफ्रेंड की बॉडी पर उससे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। तो जियो उस रूम का दरवाजा खोलकर सीधा अंदर जाता है और वहां जाते ही शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड मीहो बिल्कुल ठीक है और वो उसे बताती भी है कि देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मीहो सब कुछ भूलकर सीधा जाकर उससे चिपट जाता है और उसकी बाहों में जाते ही ऐसे रोने लगता है कि बाबू मैं तुमको अभी खोने ही वाला था। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी है, इसके बावजूद जियो मीहो को छोड़कर अपने घर पर नहीं गया। तो मीहो उससे कहती है कि ऐसा मत करो मेरी जान, अगर तुम अभी नहीं गए तो तुम अपनी लास्ट ट्रेन भी पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन जियो उसकी सारी बातों को कम्प्लीटली इग्नोर करके उसके मुंह के अंदर एक एप्पल की स्लाइस ठूस देता है और मीहो को कहता है कि मेरी चिंता मत करो, तुम अपनी चिंता करो, तुम्हें अपनी केयर करने की ज्यादा जरूरत है। बस मैंने ये जितना एप्पल काटा है तुम उसको खा लो, उसके बाद मैं यहाँ से फूट लूंगा। और अपनी जगह से खड़ा होते हुए वो मीहो से कहता है कि चिंता मत करो, मैं सुबह में तुम्हें आकर यहाँ से पिकअप भी कर लूंगा। मीहो उसका हाथ पकड़कर उसे थैंक यू कहती है और उससे पूछती है कि जियो क्या तुमने मेरे फोन को देखा। तो जियो उसे कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है कि एक्सीडेंट के टाइम पे वो तुम्हारी तरह कहीं पे उड़ गया होगा। और वहाँ से जाते हुए वो मीहो से कहता है कि चिंता मत करो, मैं एक बार वहाँ पर जाकर चेक भी कर लूंगा कि शायद से तुम्हारा फोन मुझे मिल जाए। तो मीहो उससे कहती है अरे अरे इतनी ज्यादा बकचोदी करने की जरूरत नहीं है, इससे अच्छा तो मैं नया फोन ले लूं। तुम कहीं उस फोन को ढूंढते हुए वहाँ पर चले मत जाना, चुपचाप यहाँ से सीधा घर पे ही चले जाना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियो हॉस्पिटल से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है पैरामेडिक स्टाफ के एक बंदे पर और वो देखता है कि उसकी अपनी बंदी मीहो का फोन उस बंदे के हाथ में है। अरे सर रुको जरा, आप पैरामेडिक टीम से ही हो ना जिन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड को आज रेस्क्यू किया था? हाँ जी भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसे झुक के मेरे को सलामी मत दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा काम है। बाय द वे ये आपकी गर्लफ्रेंड का ही फोन है जो हमें क्रैश साइट से मिला था, तो प्लीज भैया जी आप इस फोन को उन मैडम को दे देना। और जियो ये सारी चीजें देखकर यही सोच रहा होता है कि भाई कितना खतरनाक स्टाफ है इस हॉस्पिटल का, मतलब क्या ही ध्यान रखते हैं ये लोग अपने पेशेंट्स का। और फिर उसे याद आता है कि हाँ मीहो को भी शायद से फोन की जरूरत पड़ सकती है, तो मैं एक काम करता हूँ कि इस फोन को पहले उसे दे देता हूँ, बाद में यहाँ से चला जाऊंगा। तो फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है मीहो का रूम और बैकग्राउंड में जियो की आवाज आती है और ठीक उसी दिन मुझे वापस नहीं जाना चाहिए था। जियो उस रूम में देखता है कि उसकी आइटम तो वहाँ पर है ही नहीं और रूम की खिड़की अभी खुली हुई है और उस खिड़की के पास जाते ही जियो देखता है कि मीहो तो नीचे गार्डन में टहल रही है। और बस यही चीज देखकर भाई साहब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और यही सोचने लगते हैं कि अभी मैं वहाँ पर जाकर उसको सरप्राइज दूंगा कि देखो मैं तुम्हारा फोन कैसे ले आया।
और साला लवर बॉय इतनी जल्दी वहां पर पहुंच भी जाता है। और ऐसे ही अपनी बाबू शोना को ढूंढते हुए जियो की नजर पड़ती है खोपचे में, और वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मीहो के मुंह से काफी सारे टेंटिकल्स निकले हैं, और उन टेंटिकल्स से उसने हवा में पकड़ा होता है नर्स को। मतलब एक तरीके से मीहो उस नर्स को चबा चबा कर खा रही होती है, और ये नजारा अपनी आंखों से देखकर जियो के गोटे मुंह में आ जाते हैं। और फिर हमें बैकग्राउंड में वापस से उसी की आवाज आती है। और उस रात मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ ऐसा पता चला जो मुझे नहीं चलना चाहिए था। लेकिन तभी अचानक से पलटकर उसकी गर्लफ्रेंड उसी जगह पर देखती है जहाँ पर जियो छुपा होता है, और पलक झपकते ही वो वहाँ पर आकर देखती है, और वो यही सोच रही होती है कि कोई तो था यहाँ पर जिसको मैंने स्मेल किया था। और सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जियो के घर पे, जहाँ पर भाई लिटरली काफी ज्यादा सदमे में होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मीहो किसी जिंदा इंसान को खा ले। और वो यही सोच रहा होता है कि क्या वो सच में मीहो ही थी या फिर उसके बॉडी के अंदर कोई मॉन्स्टर था, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या मीहो एक मॉन्स्टर है। तो मैं इतना बदकिस्मत इंसान हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड एक मॉन्स्टर है। अब यहाँ पर जियो काफी ज्यादा पैनिक कर रहा होता है कि अब आगे वो क्या ही करेगा। वो इस चीज पर भरोसा करना नहीं चाहता, वो इसको भुलाना चाहता है, लेकिन उस चीज का क्या जो उसने अपनी आंखों से देखा था। और अगर ये चीज वो किसी को बताने भी गया तो कौन उस पर विश्वास कर लेगा। ऐसे कई सारे सवाल उसके दिमाग में उठ रहे होते हैं। और तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि जियो ने किसी बंदे को कॉल किया है, और वो बंदा ठेके पर अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा होता है। इट्स इंडिकेटिंग कि ये बंदा जियो का भी पुराना दोस्त होगा। और जियो उस बंदे को कहता है, सेजिन भाई मुझे बस तुझसे बात करनी है। तो सेजिन उसे सुट्टा मुंह में डालते हुए कहता है कि हाँ भाई बता, इतना घबराया हुआ क्यों है। तो जियो उसे कहता है कि मुझे ध्यान से सुनना, ये एक ऐसी बात है जो मैं किसी और को बता ही नहीं सकता। अरे सीधा सीधा बोलना भाई, क्या हो गया है, तूने अपनी बंदी के साथ लड़ाई कर ली है क्या। लेकिन जियो फुल पैनिक मोड में उसे कई सारी बातें घुमा फिरा कर बता रहा होता है कि अगर कैसा होता कि तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में तुझे कुछ ऐसी चीज पता चलती जो तुझे पता नहीं चलनी चाहिए थी। तो सेजिन जियो को बताता है कि भाई एक काम कर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा तू क्या बोल रहा है, तू ना सीधा कैंपस के सामने वाले ठेके पर आ जा, अपन मिल के बात करते हैं। लेकिन इसके बावजूद सेजिन उसको समझाता है कि हाँ भाई होता है ऐसा, सब झगड़े वगड़े चलते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पार्टनर को सीधा डायन ही घोषित कर दे। तो जियो यहाँ पर फाइनली ये समझ जाता है कि ऐसे तो कोई उसकी बात मानने से रहा। तो वो सेजिन को थैंक यू ऐसा कहकर उसके कॉल को कट करता है और वापस से अपने ख्यालों में डूब जाता है। आखिर मैंने क्या ही सोचकर इस भड़वे को कॉल किया था यार, लेकिन मेरे पास वही तो एक ऑप्शन था क्योंकि वही मेरा पक्का दोस्त है। लेकिन तभी उसको मीहो के गलत सलत विजुअल्स आ रहे होते हैं कि वो उसके कान में आकर उससे बता रही है कि क्या वो उससे ब्रेकअप करना चाहता है। और इस वजह से भाई बेचारा सो भी नहीं पाता, और वो यही सोच रहा होता है कि अभी मैंने उससे अगर ब्रेकअप कर लिया तो वो मेरे को भी खा जाएगी, तो अब मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन आखिर वो मॉन्स्टर बनी कब, हम लोग तो कब से रिलेशनशिप में थे और मुझे ये कितने लंबे टाइम से नहीं पता। और ऐसे ही सोचते हुए उसकी नजर पड़ती है मीहो के फोन पर जो वो हॉस्पिटल से लाया था। और यहाँ पर हमें जियो का एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो चुपके से मीहो के फोन के पैटर्न लॉक को देख लेता है। तो अभी प्रेजेंट में वो ठीक वैसे ही इस मोबाइल का लॉक खोलने लगता है और यही सोच रहा होता है कि कम से कम इस मोबाइल के अंदर इसको कुछ सवालों के जवाब तो मिल ही जाएंगे। लेकिन मीहो के मोबाइल में कुछ फोन नंबर्स, उसकी सर्च हिस्ट्री और गैलरी सब कुछ एकदम नॉर्मल होता है। लेकिन तभी वो नोट्स वाले ऐप को खोलता है यही सोचते हुए कि आखिर उसकी गर्लफ्रेंड उसमें क्या लिख रही होगी। और वो ऐप खोलते ही जियो की फटके 4 हो जाती है। वो इतना ज्यादा डर जाता है कि डर के मारे वो उस मोबाइल को भी फेंक देता है। मतलब उन नोट्स के अंदर उसने काफी डिस्गस्टिंग और क्रीपी चीज देख ली है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन की सुबह पर, और हम देखते हैं कि जियो अपनी गर्लफ्रेंड को रिसीव करने हॉस्पिटल में आया होता है। लेकिन ये भाई अभी भी कल रात जो भी कुछ हुआ उन सारी चीजों को याद कर रहा होता है। और तभी उसकी गर्लफ्रेंड आकर उससे चिपट जाती है और वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। और मीहो उसके गाल पर हाथ रख के कहती है कि यार तुम्हारी आंखों के नीचे तो डार्क सर्कल्स आ गए हैं, क्या कल रात तुम पूरे तरीके से सोए नहीं हो क्या। वेल जियो की यहाँ पर फुल फट रही होती है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि नहीं ऐसी डरने वाली बात नहीं है, मुझे बस थोड़ा सा टेंशन था तुम्हारा, इसकी वजह से मैं ठीक तरीके से सो नहीं पाया। और तभी अचानक से पता नहीं क्यों मीहो उसकी टी शर्ट को ऐसे सूंघने लगती है और वो उसे कहती है कि तुम में से कल वाली ही स्मेल आ रही है आज भी, इसका मतलब है कि तुम आज नहाए नहीं हो। लेकिन असलियत में यहाँ पर एक बहुत ही बारीक हिडन चीज है, क्योंकि पिछली वाली रात जब मीहो उस नर्स का काम निपटा रही थी ना, तब उसने इसी सेम स्मेल को महसूस किया था। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि जियो और मीहो बातें करते हुए हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। और ऐसे बातों बातों में ही मीहो वापस से जियो को खींचकर उसके गाल पर एक किस कर लेती है। और यार क्या ही प्यार बरस रहा है यहाँ पर। वेल जियो यहाँ पर मीहो से कहता है कि क्या तुमको यहाँ पर रेस्ट रूम या फिर पब्लिक टॉयलेट के बारे में पता है।
और मीहो उसे कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम काफी देर से रोक के खड़े हो, जाओ अपना काम खत्म करके आओ। और जियो भाई मेंस के पब्लिक टॉयलेट के अंदर पेट भर के उल्टी कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उनकी मॉन्स्टर गर्लफ्रेंड ने उनको चपाक करके चूमा होता है। इसके बाद यहाँ से ये लोग वापस से अपनी डेस्टिनेशन पर जा रहे होते हैं और मीहो जियो से कहती है कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम एक बार डॉक्टर को मिल आते हैं। और इन सारी बातों के बीच हमें ये पता चलता है कि जियो भाई की तो फटी पड़ी है, क्योंकि उसको यही लगता है कि अभी मुंह खोल के मेरे को ये खा जाएगी। अब ये लोग यहाँ पर पब्लिक में होते हैं तो हमें भी पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर। और मीहो जियो से कहती है कि एक काम करना, मैं तुमको कुछ खाना और कुछ दवाइयाँ देकर जाऊंगी घर जाने से पहले, तो आज तुम उसी से अपना काम चलाना। हो सकता है कि बाहर का खाना खाने की वजह से तुम्हारी तबीयत बिगड़ी हो। तो जियो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसी हंसती हुई शक्ल दिखाता है और थैंक यू कहता है, लेकिन अंदर से असलियत में भाई की फटी पड़ी है और वो यही बोल रहा होता है कि मेरी तबीयत बाहर का खाना खाकर नहीं, बल्कि कल तूने जो खाया था वो देखकर बिगड़ी है साली। तो अब आखिर में ये लोग एक दूसरे को टाटा बाय बाय लव यू वगैरह करते हैं और अपने अपने रास्ते निकल ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जियो का दोस्त सेजिन आ जाता है। और हाँ, ये सेजिन वही बंदा है जिसको जियो ने कल रात को कॉल किया था। और जियो सेजिन को फुल इग्नोर कर रहा होता है कि भाई अभी कुछ बक मत देना इसके सामने, और बाथरूम का बहाना मार के वो वहाँ से निकल लेता है। और उसके जाने के बाद सेजिन भाई देखते हैं कि यहाँ पर तो जियो की गर्लफ्रेंड भी है। अरे भाभी जी, मैं शायद जानता हूँ आपको, अपना जियो आपके बारे में बहुत सारी बातें करता है। मीहो भी सेजिन को ऐसे फुल इग्नोर करना चाह रही होती है, लेकिन भाई एक बार बात करना शुरू करता है तो रुकता ही नहीं है कि मैं और जियो बहुत अच्छे दोस्त हैं, जब भी उसको कोई एडवाइस चाहिए होती है तो मेरे को कॉल करता है, मुझे तुम्हारे बारे में उसने काफी सारी चीजें बताई है, और क्या आपको पता है कि हम दोनों 5 साल से पक्के दोस्त हैं। और ये बात कहते हुए सेजिन भाई की नजर किसी और जगह पर होती है और हम देखते हैं मीहो की शक्ल को, जो कि काफी क्रीपी तरीके से सेजिन को देख रही होती है। और ऐसे ही बातों बातों में सेजिन ये बात बता देता है कि क्या कल रात को आप दोनों के बीच कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या, क्योंकि कल रात जियो ने मुझे कॉल करके ऐसा बताया कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड मॉन्स्टर है, ऐसा कुछ गुस्से में बड़बड़ा रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ हुआ होगा। और ये मॉन्स्टर वाली बात सुनकर मीहो अचानक से शॉक हो जाती है। और अब सेजिन भी यहाँ पर मीहो को टाटा बाय बाय करके ऐसे निकल रहा होता है कि फिर मिलेंगे भाभी जी, और उसके बाद खाना बना भी खाएंगे साथ में। और तभी मीहो सेजिन को रोक लेती है कि हाँ, कल रात कुछ झगड़ा हुआ था हमारे बीच में और मैं चाहती हूँ कि किसी सही इंसान के साथ इसके बारे में बात करूँ। और ये सुनकर सेजिन भाई यहाँ पर अपनी एडवाइस का पिटारा खोलने ही वाले होते हैं, लेकिन मीहो उसका हाथ पकड़ती है और उसे प्यार से कहती है कि एक काम करते हैं, आज रात हम मिलते हैं और ड्रिंक मेरी तरफ से, और इन सारी चीजों के बारे में शांति से बात करेंगे। और ये चीज सुनकर सेजिन भी थोड़ा ऐसा अलर्ट मोड में आ जाता है कि कुछ ज्यादा ही नहीं चिपक रही है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और रात हो जाती है और हम देखते हैं जियो को, जिसने आज कोई भी काम नहीं किया, बेचारा अभी भी सोच ही रहा है कि आज मैंने जिस मीहो को देखा वो बिल्कुल वैसी ही थी जिसे मैंने प्यार किया था, लेकिन कल जो मैंने उसके रूप को देखा उसे देखकर यही लगता है कि मुझे अब उससे दूरी बना लेनी चाहिए। लेकिन भाई का यहाँ पर मन नहीं मान रहा होता, उसके दिमाग में यही बातें आती है जो सेजिन ने कल रात कही थी कि भाई सामने वाला कैसा भी हो लेकिन है तो तेरा प्यार ही। और जियो देखता है वहाँ पर पड़े खाने और दवाइयों को जो ऑब्वियसली मीहो ने भिजवाई है, और ऐसे ही सारी चीज सोचते हुए जियो के मोबाइल पर सेजिन का मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है पी पैराडाइज 5004। और जियो ये चीज समझ नहीं पाता कि आखिर ये क्या है और इसने मेरे को ऐसा मैसेज क्यों किया है। और तभी जियो के कॉल पर रियुंग नाम की उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और रियुंग जियो को बताती है कि माफ करना यार, इतनी रात को मेरे को कॉल करना पड़ा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। और जियो भाई की तो यार कल से ही फटी पड़ी है, लेकिन फिर भी वो पूछता है। और रियुंग जियो को बताती है कि मैं ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने के लिए निकली थी और तभी मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखा। मैंने देखा कि वो एक मोटेल के अंदर किसी अनजान बंदे के साथ जा रही है जिसे मैं शायद नहीं जानती। और आगे रियुंग बताती है कि मुझे ये तो पता नहीं कि वो लोग कौन से रूम में ठहरे होंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि उस मोटेल का नाम है पैराडाइज मोटेल। साला मेरे नाम का मोटेल खोल के मेरे कोई क्रेडिट नहीं देते। और पैराडाइज मोटेल का नाम सुनकर जियो भाई की बत्ती जलती है कि अभी कुछ सेकंड्स पहले सेजिन का जो मैसेज आया था उसमें भी यही लिखा हुआ था, पैराडाइज 5004। तो जियो रियुंग को थैंक यू बोलकर फटाक से कॉल कट करता है और यहाँ पर हमें रियुंग की थूत दिखाई जाती है, जो मेरे हिसाब से तो भाई दिखने में मीहो से लाख गुना बेहतर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियो भाई फुल स्पीड में भगता हुआ पैराडाइज मोटेल में पहुंचता है और यहाँ पर भाई को अपनी गर्लफ्रेंड की नहीं पड़ी बल्कि अपने दोस्त की पड़ी होती है कि यार उसको कुछ ना कर दे, वो मॉन्स्टर कहीं की। और जियो लिटरली इतना ज्यादा घबराया हुआ होता है कि यार लिफ्ट को इग्नोर करके सीढ़ियों से ही सीधा ऊपर चढ़ जाता है और उस रूम के दरवाजे को धक्का मारकर खोलने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो चिल्ला भी रहा होता है कि दरवाजा खोलो। लेकिन कोई जवाब ना पाने पर
वो वहाँ पर पड़े फायर एंड सेफ्टी सिलेंडर को उठाता है और उस दरवाजे के हैंडल को तोड़ के लात मार के दरवाजा ही खोल देता है। और यहाँ पर जियो के साथ साथ हम भी देखते हैं कि अंदर मीहो है और बेड पर पड़ा हुआ है सेजिन, लेकिन सेजिन असलियत में खून से रंगा हुआ है। और मीहो जियो से कहती है, हे, क्या अब तुम अच्छा महसूस कर रहे हो? और ये नजारा देखकर जियो को अल्ट्रा प्रो मैक्स अल्टीमेट लेजेंडरी लेवल का सदमा लगा होता है कि आखिर उसके जिगरी जान दोस्त के साथ उसकी मॉन्स्टर गर्लफ्रेंड ने ये क्या कर दिया। और हम देखते हैं कि जियो गुस्से में वही सिलेंडर मीहो के मुंह पर मारने वाला होता है, लेकिन हमें सिर्फ उड़ते हुए खून के विमल वाले धब्बे देखने को मिलते हैं। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और मीहो जियो को प्यार से सुबह में उठा रही होती है और जियो की आंखें खुलती है और वो देखता है कि वो तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेड में पड़ा हुआ है। और मीहो जियो से कहती है कि जल्दी उठकर तैयार हो जाओ जान, हमें जल्दी से अपने अपने काम पर जाना है। लेकिन उसके जान की गांठ तो पहले ही फट चुकी थी कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आया। मतलब कि जियो को ये सारी बातें याद आ गई होती है कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था और उसकी गर्लफ्रेंड ने सेजिन के साथ क्या किया। और उसको लगता है कि सेजिन भाई तो निपट गया और अब उसकी बारी आने ही वाली है। एंड वो मीहू को धक्का मारकर गिरते पड़ते उस घर से बाहर निकलता है और सड़कों पे पागलों की तरह भागने लगता है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? उसने सेजिन को खा लिया, अब मेरी बारी आने वाली है। और ऐसी ही सारी चीजें सोचते हुए जब वो भाग रहा होता है तब हम देखते हैं कि जियो सेजिन के साइड से ही गुजरता है और सेजिन भी उसे देख लेता है। ओए जियो, आखिर नंगा होकर कहाँ भाग रहा है? और ये सुनकर जियो बेचारा ब्रेक लगाने के चक्कर में वहीं पर गिर जाता है। अबे भाई, क्या हो गया है तेरे साथ? तू चड्डी पहन के क्यों भाग रहा है रोड पर? और सालो तुम लोग कैमरा बंद करो, यहाँ पर कोई तमाशा नहीं हो रहा। सेजिन भाई, आखिर ये सब क्या चल रहा है? आखिर तू जिंदा कैसे है? लेकिन तभी हम देखते हैं कि मीहो भी जियो के पीछे भगती हुई आ रही होती है और वो जियो की बॉडी पर एक कंबल को डाल देती है और सेजिन से कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जियो को इस हालत में रोकने के लिए। और जियो चड्डी में बैठा हुआ यही सोच रहा होता है कि आखिर ये मेरी जिंदगी में अचानक से ये सब क्या होने लगा। एक काम करते हैं जियो, चलो एक शांत जगह पर जाकर इसके बारे में बात करते हैं। और हम देखते हैं कि वो तीनों एक कैफे में आ गए होते हैं और सेजिन जियो को पूछ रहा होता है कि भाई क्या ही बोल रहा है तू? क्या मीहो ने किसी मोटल में मेरे को मार दिया? अबे लेकिन मैं तो तेरे सामने जिंदा बैठा हूँ ना, मैं कहाँ मरा हुआ हूँ? तो आखिर तुमने रात को वो मैसेज क्यों किया था? और जियो के मुंह से मैसेज वाली बात सुनकर मीहो की शक्ल भी देखने लायक होती है। कौन सा मैसेज भाई? तू किसकी बात कर रहा है? रुको रुको, मैं दिखाता हूँ, मेरे पास ही है वो। लेकिन जियो अपने फोन में देखता है कि सेजिन ने तो ऐसा कोई मैसेज किया ही नहीं है। जरा थोड़ा सोच कर देख भाई, मैं आखिर तेरी गर्लफ्रेंड के साथ मोटेल में क्यों जाऊंगा? मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ। वो मैसेज मेरे फोन में था, मैंने वो देखा था, मैंने तुझे भी कल रात देखा था। और तभी जियो को ये याद आता है कि कल रात उसकी फ्रेंड रियुंग ने भी तो उसको कॉल किया था। तो वो बिना कुछ बोले ऐसे सुमड़ी में अपने कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा होता है कि हाँ, वो चीज तो होगी मेरे पास। लेकिन हम देखते हैं कि जियो के कॉल रिकॉर्ड्स के अंदर रियुंग का नामो निशान भी नहीं होता। ये सब तुमने किया है, ये सब तुम दोनों ने किया है, तुम दोनों मिले हुए हो, तुम लोग तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, तो आखिर अभी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो कि तुम लोग कब से एक दूसरे को जानते हो? तो सेजिन जियो को कहता है कि अरे भाई जियो, कल रात हम तीनों साथ ही थे। और ऐसा बोलते हुए वो अपने मोबाइल में उन तीनों की एक फोटो दिखाता है जिसमें ये तीनों कल रात को पार्टी कर रहे थे। और सेजिन जियो को बताता है कि कल रात तो भाई तूने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, तो हो सकता है कि इसी की वजह से तू अभी हेलोसिनेशन का सामना कर रहा है। आखिर ये सब कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है, मैं इतनी कभी नहीं पीता और मैंने कल खुद सेजिन को देखा था जो खून से सना हुआ था, तो आखिर वो अभी मेरे सामने कैसे बैठा है? और मीहो जियो का हाथ पकड़ते हुए उसे कहती है कि क्या तुम अभी ठीक हो? लेकिन जियो फुल ख्यालों में डूबा हुआ होता है कि क्या मैं सच में हेलुसिनेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने मीहो को मारने की कोशिश की थी, तो आखिर मीहो अभी मेरे सामने सही सलामत कैसे है? और अगर ये बात एक बार को सच भी है तो आखिर उसने मुझे क्यों नहीं खाया? और तभी जियो देखता है कि मीहो रो रही है और उसे ये कह रही है कि प्लीज जियो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं और एक बार दिखाते हैं उनको कि आखिर तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है। और जियो मीहो की ये बात सुनकर अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है अभी मेरी हालत ठीक नहीं है, मुझे अभी बाथरूम जाना है। और यार सच में इसकी हालत ठीक नहीं होती, उसको एक तरीके का सदमा लगा होता है और इसी की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। उसे इन सारी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा होता कि क्या अभी वो जो इन दोनों के साथ बैठा है वो असली है या फिर उसके साथ जो कल रात हुआ था वो चीज असली है। मतलब जियो यही सोच रहा होता है कि क्या अभी भी वो हेलुसिनेट कर रहा है या फिर उसके दिमाग की हालत सच में खराब हो चुकी है। वेल, अगले सीन में हम देखते हैं कि जियो वहां से बाथरूम का बहाना मारकर बाथरूम में आ गया होता है और यहाँ पर आकर वो रियुंग को कॉल करता है
और उससे पूछता है कल रात के बारे में कि तुमने तो मुझको कॉल किया था और तुमने बताया था कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी अनजान बंदे के साथ पैराडाइज मोटेल में जा रही है। और हम देखते हैं रियुंग को जो किसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर बैठी है और जियो की बात पर वो कम्प्लीटली डिनाई कर देती है कि नहीं, मैंने कब तुमको कॉल किया था, मुझे तो याद भी नहीं है। और हमें पता चलता है कि रियुंग उन लोगों के कैफे के सामने वाली बिल्डिंग में ही बैठी हुई है और मीहो पर नजर रख रही है। यानी कि रियुंग भी एक तरीके से जियो को चुना लगा रही होती है और वो उसे बताती है कि जियो, मैंने अपना फोन चेक किया और मुझे यही पता चला कि मैंने तो तुमको कल रात को कॉल किया ही नहीं था। और जियो यहाँ पर फुल शॉक होता है क्योंकि उसे ऐसा ही लग रहा होता है कि अब सच में उसके दिमाग की सटक चुकी है और वो काफी गंदा वाला हेलुसिनेट कर रहा है। लेकिन यार मुझे अच्छे से याद है कि तुमने मुझे कॉल किया था। लेकिन रियुंग अपनी बात पर अड़ी रहती है और यही कहती है, नहीं यार, मैंने तुमको कॉल नहीं किया, मैंने अपना फोन चेक किया है। एक काम करो, तुम अपने ही कॉल रिकॉर्ड्स को क्यों नहीं चेक करते। लेकिन हमें तो ये अच्छे से पता है कि जियो ने अपने कॉल रिकॉर्ड्स को पहले ही चेक किया था और उसमें रियुंग का नामो निशान नहीं है। तो ऐसे ही सदमे वाली सोच के साथ वो बाथरूम से बाहर आता है और बाहर आते ही मीहो उसको बताती है कि मैंने ऑलरेडी कैब को बुक कर दिया है, उसके आते ही हम सीधा यहाँ से हॉस्पिटल में ही जाएंगे। लेकिन जियो उसको कहता है कि मैं आज कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा, मैं काफी ज्यादा टायर्ड हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं अभी हॉस्पिटल में जाऊँ। नहीं जियो, तुम्हें चलना होगा। और मीहो की ऐसी जबरदस्ती वाली शक्ल देखकर जियो भाई की तो फुल फटी हुई होती है और मीहो तो उसका हाथ पकड़कर उसे ले जा रही होती है। और जियो घबराहट के मारे उससे यही पूछता है कि आखिर सेजिन अभी यही तो था, अभी कहाँ चला गया। तो मीहो उसे कहती है कि उसे एक्स्ट्रा क्लास में जाना था तो वो वहाँ पे चला गया है। लेकिन तभी जियो की नजर पड़ती है मीहो के हाथ में रहे फोन पर और उसे ये याद आता है कि उस रात जो हादसा हुआ था उसके बाद वो फोन तो मेरे पास था और वो फोन मेरे हाथ से गिर गया था और उसकी स्क्रीन भी टूट गई थी। तो आखिर अभी मीहो के पास वो वाला फोन आया कैसे। एंड हम देखते हैं कि उन लोगों की कैब आ चुकी है और वो लोग जा रहे होते हैं और ऊपर बिल्डिंग पर खड़ी रियुंग भी ये सारी चीजें देखने के बाद एक ब्लैक हैट पहनकर चली जाती है। अब यहाँ पर पूरे रास्ते जियो को तरह तरह के ख्याल आते रहते हैं और वो धीरे धीरे यही फील कर रहा होता है कि वो कई सारी चीजों को लेकर हेलुसिनेट कर रहा है। लेकिन मीहो फिर भी उससे पूछती है, क्या अभी भी मैं तुम्हें कोई मॉन्स्टर की तरह लगती हूँ। मुझे नहीं पता मीहो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कल रात मैंने काफी ज्यादा पी ली थी और हम दोनों साथ में सो गए थे। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन बस मुझे एक ही डरावनी चीज पता है जो कि सिर्फ तुम्हारे बारे में है। और मीहो यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड को फुल सहारा दे रही होती है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल पर और हम देखते हैं कि ये लोग वही हॉस्पिटल में आए हैं जहाँ पर मीहो का एक्सीडेंट होने पर ये लोग आए थे। और डॉक्टर इन लोगों को बताता है कि तुम्हारी रिपोर्ट और एक्सरे की कंडीशन देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो एक तरह के स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स है, लेकिन अभी ये बहुत अर्ली स्टेजेस में है। तो अगर तुमने रेगुलर तौर पर मेडिसिन ली तो तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। वेल, हॉस्पिटल के अंदर जियो के कुछ टेस्ट होने वाले होते हैं, इसलिए वो दोनों यहाँ पर वेटिंग कर रहे हैं। और मीहो उसे कहती है कि देखो, हमें यहाँ पर वापस आना पड़ा, पिछली बार मेरी वजह से और इस बार तुम्हारी वजह से। और मीहो जियो का डर दूर करने के लिए उसे कहती है, क्या तुम उस जगह पर वापस जाना चाहते हो जहाँ पर तुमने मुझको एक मॉन्स्टर बनकर किसी को खाते हुए देखा था। वेल, पहले तो जियो थोड़ा सा चौंकता है, लेकिन फिर हल्की सी हंसी में हंसने लगता है कि नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता। मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में सीरियसली कोई केमिकल लोचा हो गया है और मुझे सच में नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। लेकिन एक बात साफ है मीहो कि तुम मॉन्स्टर बिल्कुल भी नहीं हो। लेकिन मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आई कि आखिर कल रात हम लोग जब साथ थे वो बात अभी तक मुझे याद क्यों नहीं है। मैंने हमारी फोटो देखी, वो बिल्कुल सही है। मैंने सेजिन को देखा और वो भी जिंदा है और इससे यही साबित होता है कि डॉक्टर ने जो कहा वो बात सही है। मेरे अंदर शायद से स्किज़ोफ्रेनिया जाग चुका है और ये शायद तुम्हारे एक्सीडेंट से होने वाले शॉक के चलते हुआ है। और मीहो उसे कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं है जियो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ मेरी जान, मुझे बस इन दवाइयों के सहारे थोड़ा लंबा आराम करना पड़ेगा। और मीहो अभी जियो का मजाक उड़ा रही होती है कि उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि डर के मारे जियो बस एक अंडरवेयर पहनकर रोड के ऊपर दौड़ रहा था। और यहाँ पर थोड़ा मूड फ्रेश होने के बाद मीहो जियो से कहती है कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो लोग जियो की बिल्डिंग के नीचे आ चुके हैं और अभी उन लोगों का टाटा बाय बाय लव यू वगैरह चल रहा होता है। और मीहो उससे ये कहते हुए निकल जाती है कि मुझे एक्स्ट्रा क्लास में जाना है, तो अभी के लिए तुम खुद पर ध्यान दो, हम बाद में मिलेंगे। एंड फाइनली यहाँ से अलग होने से पहले ये लोग बिल्कुल एक कपल की तरह हकते हैं
और जियो मीहो से माफी मांगता है कि सारी चीजों के लिए मुझे माफ कर दो मेरी जान। लेकिन हम देखते हैं उसकी जान की क्रीपी वाली हंसी को। हम देखते हैं कि जियो अपने घर के अंदर आ चुका होता है और अपने डेस्क पर अपनी दवाइयाँ रखता है और बस वो आराम करने जा ही रहा होता है। लेकिन तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो पलटता है और देखता है कि उसकी मेडिसिन के साइड में मीहो का वही फोन पड़ा हुआ है जो उस हादसे की रात उसके हाथों से गिर गया था और उसकी स्क्रीन टूट गई थी। और वो उस फोन को अपने हाथ में उठाता है और यहाँ पर जियो को ये पता चलता है कि ये सारा कुछ जो अभी हो रहा है वो किसी भी तरह की हेलुसिनेशन नहीं है। वो फोन सच में उसके हाथों से गिरा था और टूट गया था और अभी वो टूटा हुआ फोन उसके हाथों में ही है। यानी कि जिन सारी चीजों को वो एक तरह की हेलुसिनेशन समझ रहा है वो सब कुछ असलियत में हुआ था। और चैप्टर नंबर 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियो घबराहट के मारे नल का खोल के अपना मग्गा भर रहा होता है और दवाई निकाल कर उसे पीने ही वाला होता है। मतलब कि वो अभी भी जो चीज असलियत में चल रही है उस पर विश्वास करना नहीं चाहता। वो खुद को अभी भी ये बताना चाहता है कि वो हेलुसिनेट कर रहा है। लेकिन तभी उसके दिमाग की एक दूसरी साइड उसे आकर ये कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो जियो? क्या होगा अगर ये सारी बात जो तुमने सोची है वो सच होगी? जरा सोच कर देख, क्या मीहो ही अकेली मॉन्स्टर हो सकती है? क्या पता कि उसने दूसरों को भी अपने जैसा बना दिया हो और वो सारे लोग मिलकर तुझे पागल बना रहे हैं। और हाँ, ये बात सच हो सकती है। और क्या पता तो ये जो दवाई खा रहा है वो लेजिट भी है। और अपने ही दिमाग की ये सारी बातें सुनकर जियो जोर से चिल्लाता है कि मैंने फोटो तो देखी थी, मैं सेजिन और मीहो उन दोनों के साथ था। आखिर इस बात का मेरे पास कोई और जवाब है? लेकिन उसकी दूसरी साइड उसे ये कहती है, चल एक बार को मैं तेरी बात मान भी लेता हूँ, लेकिन आखिर अभी मीहो का फोन यहाँ पर क्या कर रहा है? आखिर तू इसको एक्सप्लेन कैसे करेगा जियो? और अभी भी तुझे ऐसा लगता है कि तू अपने दिमाग का आपा खो रहा है, तो आखिर तू रुका क्यों है? ये दवाई को झट से पी ले। लेकिन जियो अभी तक दवाई नहीं पी रहा होता। इसका मतलब यही है कि डीप डाउन उसको ये बात 69% सच लग रही है कि मीहो असल में एक मॉन्स्टर है। और वो पैनिक मोड में अपने आप से यही पूछ रहा होता है, आखिर अब मैं क्या करूं? अब मुझे क्या करना चाहिए? साला जो चीजें मेरी जिंदगी में चल रही है वो तो मुझे समझ में भी नहीं आ रही। कोई बात नहीं जियो, तू पता लगा सकता है क्योंकि तेरी गर्लफ्रेंड का फोन अभी भी तेरे पास है। यानी कि जियो के दिमाग की दूसरी साइड उसे यही बता रही होती है कि तुझे मीहो की फोन के अंदर रहे नोट्स के अंदर वापस से सारी चीजों को देखना होगा। अब यहाँ पर असल में ऐसी कोई साइड या फिर ऐसा इल्यूजन असलियत में एग्जिस्ट नहीं करता। हमें ऑथर ने बस ऐसा शैडो सब्जेक्ट दिखाकर यही बताया है कि एक नॉर्मल इंसान का दिमाग बाल की खाल निकालने के लिए किस हद तक सोच सकता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जियो तैयार होकर घर से बाहर निकलता है और इस टाइम पर उसके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे होते हैं। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर मीहो सच में मॉन्स्टर है या फिर नहीं, और अगर वो है तो अब तक उसने मुझे जिंदा क्यों रखा। और इसके साथ साथ मुझे उन दूसरे लोगों के बारे में भी पता लगाना होगा। मुझे मीहो के नोट्स के अंदर वापस से झांकना होगा और तब जाकर मुझे कुछ जवाब मिलेंगे। जियो यहाँ पर कैब में बैठकर कहीं पे जा रहा होता है, लेकिन हमें ये अभी तक नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पर जा रहा है। लेकिन उस पूरे रास्ते उसके सारे सवालों का एक पॉसिबल जवाब उसके दिमाग की दूसरी साइड दे रही होती है। क्या सच में ये सब मेरी इमेजिनेशन है या फिर सेजिन भी इसमें मिला हुआ है और वो भी एक मॉन्स्टर बन चुका है? और जिस डॉक्टर ने मुझे ये दवाई दी क्या वो भी इन सारी चीजों में शामिल है? हाँ, ऐसा हो सकता है। चल मान ले कि मीहो एक मॉन्स्टर है, यानी कि अब तक जो सारी चीज तूने देखी, जो लोग तुझे हेलुसिनेशन बता रहे हैं, वो सब सच है। यानी कि सच में सेजिन भी मर चुका है, लेकिन आज तो वो तेरे सामने बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हुआ था। और इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ दो चीजें हो सकती है, या तो ये लोग तुझसे कुछ छुपा रहे हैं या फिर सेजिन भी असलियत में एक मॉन्स्टर बन चुका है। और जियो अपनी दिमाग की दूसरी साइड से अभी यही पूछता है कि मैंने रियोंग से भी तो कंफर्मेशन लिया था, लेकिन आखिर में साली वो भी पलट गई, तो क्या इसका मतलब वो भी मॉन्स्टर है? तो उसकी दूसरी साइड उसे बताती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसके पास कॉल रिकॉर्ड्स ना हो, लेकिन उसने उस दिन फोन पर ऐसा कहा था कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने निकली थी। तो क्या पता उसने भी ज्यादा शराब पीकर ये सब डिलीट कर दिया हो। लेकिन जो भी हो, भले ही रियोंग उनके साथ मिली हो या फिर ना मिली हो, भले ही सेजिन मॉन्स्टर बन चुका हो, लेकिन अभी वो सारी चीजें मैटर नहीं करती। और यही सारी चीजें सोच सोच कर जियो का दिमाग चकरा रहा होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक बंदा जियो को ये कह रहा होता है, सर अगर एक बार आपने इस एलईडी स्क्रीन को रिप्लेस कर दिया तो आप इसे वापस से यूज कर पाओगे। यानी कि जियो घर से निकलकर कुछ दूर चलकर इस मोबाइल के सर्विस सेंटर में आया होता है मीहो के फोन की डिस्प्ले को ठीक करवाने, क्योंकि तभी तो वो उन नोट्स को देख पाएगा।
वेल वो सर्विस सेंटर वाला बंदा जियो को ये बताता है, वैसे तो सर इसे बदलने में बस 20 मिनट ही लगते हैं, लेकिन आपके फोन का ये मॉडल आउटडेटेड हो चुका है तो हमें इसके ग्लास को मंगवाना पड़ेगा। तो अगर आप उस ग्लास को ऑर्डर करेंगे तो उसको आने में 3 दिन तो वैसे ही लग जाएंगे। तो जियो कहता है कि इतना सारा टाइम नहीं है मेरे पास, क्या कोई और रास्ता नहीं है इसका? क्या तुम मुझे इस मोबाइल का सारा डेटा निकाल कर दे सकते हो, क्योंकि अभी तो मेरे लिए वही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो बंदा जवाब देते हुए कहता है कि इसके लिए तो भाई साहब आपको रिकवरी सेंटर में जाना पड़ेगा। तो जियो यहाँ पर सोचता है कि अगर ऐसा हुआ तो उस फोन के अंदर रही सारी सच्चाई को कोई और भी जान सकता है, यानी कि इससे अच्छा यही होगा कि मैं 3 दिन वेट कर लूं। और वो उस फोन को उस बंदे के पास छोड़ देता है और उसे ये कहता है कि 3 दिन के बाद जब एलईडी आ जाएगी तो उसका सारा काम कंप्लीट करके इसको मुझे वापस दे दियो। और बाहर आकर जियो यही सोच रहा होता है कि इतने पापड़ बेलने के बाद मुझे तो कुछ पता चला ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जियो अपने आप को एक चीज कंफर्म कहता है कि मैं हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा, वो फोन असली है और उसके अंदर जो मैंने देखा था वो भी असली था। और तभी हम देखते हैं कि जियो के साइड में रियोंग खड़ी हुई है और वो उसको पुकार के बुलाती है, जियो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और जियो भी उसको सेम सवाल पूछता है कि आखिर तू यहाँ पर क्या कर रही है? अरे मैं तो बस अपने फ्रेंड को यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए आई थी और मुझे तुम मिल गए, लेकिन तुम्हारे पैर में ये क्या हुआ है? अरे नहीं, ये तो बस मैं गिर गया था इसकी वजह से। वेल रियोंग जियो को बताती है कि तेरा घर तो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, तो तू ऐसी हालत में वापस कैसे जाएगा? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर तक तुमको लिफ्ट दे सकती हूँ। और जियो उसकी कार देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है कि इसके पास अभी से एक कार है और ये उसे चला भी सकती है। और जियो उससे यही पूछता है कि तू भी तो मेरी एज की ही है, 21 ईयर ओल्ड, आखिर तूने ये कार कैसे खरीदी? तो रियोंग उसे बताती है कि मैंने इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत की है और वो यहाँ पर जियो की बकवास सुनना नहीं चाहती। जियो तुम आ रहे हो या नहीं? तुम्हें घर ही जाना है ना? हाँ जाना तो है, लेकिन क्या हम सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं? हाँ मैं जानती हूँ कि तुम्हारा घर स्कूल के आसपास के ही किसी एरिया में है, तो मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूंगी। और ऐसा बोलकर रियोंग जियो को अपनी कार में बिठा देती है। और जियो इस पूरे टाइम पे यही सोच रहा होता है कि यार इसने अभी मेरे को धक्का मार के बिठाया अपनी कार में। लेकिन तभी जियो की नजर रियोंग की कार की बैक सीट पर जाती है और वो देखता है कि वहाँ पर तो बहुत सारे कपड़े वगैरह और बॉक्सेस रखे हुए हैं। और ये देखकर वो रियोंग को पूछता भी है कि आखिर ये सब किस चीज का सामान है? अरे हाँ, वो मैं अपने एक दोस्त की मदद कर रही हूँ जो ऑनलाइन स्टोर चलाता है और ये उसी का सामान है। और ये कार भी मैं ऐसे ही साइड इनकम करके ले पाई हूँ। लेकिन क्या इतना सारा सामान इस तरीके से रखना सही है? अगर तुम इसका काम कर रही हो तो तुम्हें इस पर ध्यान देना होगा। और ऐसा बोलते हुए जियो कुछ क्लोथ्स की क्वालिटी चेक करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी रियोंग उसके हाथ को बीच में ही रोक लेती है। उसे मत छुओ जियो, अपनी सीट पर चुपचाप बैठे रहो। मेरे पास अपने रीजंस है जिसकी वजह से मैं खुद इस सामान को नहीं छूती। वेल इसके बाद ये लोग अपनी पुरानी बातों में लग जाते हैं कि वो लोग स्कूल में कैसे थे और बड़े होने के बाद ये लोग कितने समय के बाद अब जाकर मिले हैं। लेकिन इन्हीं सारी बातों के बीच रियोंग अचानक से जियो को ये पूछती है, बाय द वे जियो, अभी थोड़े टाइम पहले तुमने मुझे कॉल किया था और तुम मुझसे कल रात के कॉल के बारे में बात कर रहे थे। और हाँ, जियो को भी यहाँ पर ये सब याद आता है कि कैसे वो चड्डी में भागा था और उसके बाद जो सब ये कांड हुआ तब वो बाथरूम में जाकर रियोंग को कॉल किया था। अरे उसकी चिंता मत करो यार, मैं तो बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है क्योंकि तुम बार बार एक ही चीज कहे जा रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि रियोंग के कार में लगे फोन पर एक कॉल आता है। रुकना जरा, शायद से ये कस्टमर का ही कॉल होगा। और ऐसा बोलकर जब रियोंग कॉल को उठाने जाती है तो गलती से उसका फोन नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं कि वो फोन जियो के पैरों के पास जाकर गिरा है। और रियोंग जियो को कहती है कि प्लीज क्या तुम ये उठा दोगे? तो हमारा इनोसेंट जियो भाई उस फोन को उठाने के लिए नीचे झुकता है। और तभी रियोंग काफी ध्यान से उसके गले के पीछे वाले हिस्से को देख रही होती है और वो जियो के साथ कुछ करने ही वाली होती है कि तभी वो झुका हुआ जियो वहीं से पलट जाता है। अरे लगता है कि तुम्हारा मोबाइल नीचे गिरने की वजह से हैंग हो गया है, शायद से कॉल भी कट हो गई है। तो रियोंग उसको कहती है कि प्लीज मेरे मोबाइल की कॉल हिस्ट्री में जाकर उसका नंबर पता करो, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वो वही कस्टमर है जो कल कॉल किया था। तो जियो रियोंग के लिए ये भी करता है और इसी कॉल हिस्ट्री के अंदर जियो की नजर पड़ती है कल रात हुए कॉल्स पर, जहाँ पर वो ये क्लियरली देख पाता है कि कल रात को 9:49 पर रियोंग ने उसको कॉल किया था। यानी कि आज सुबह जब उसने रियोंग को कॉल किया तो रियोंग उससे झूठ बोल रही थी। और ये चीज जानकर जियो भाई की और फटती है और वो पलट के रियोंग की तरफ देखता है और रियोंग उसको यही पूछ रही होती है कि क्या तुमने वो कॉल का नंबर देखा कि नहीं। तो जियो चुपचाप से उस फोन को वापस से वहीं पर लगा देता है और वो रियोंग को यही कह देता है कि नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, ये किसी अलग कस्टमर का कॉल था। और थोड़ी देर सोचने के बाद जियो फाइनली ये डिसाइड करता है कि वो इसके बारे में रियोंग को पूछेगा।
अरे रियुंग, मैंने तुम्हारी वो कॉल हिस्ट्री देखी और जियो की इतना बोलते ही हम देखते हैं कि रियुंग की कार का कंट्रोल थोड़ा सा खो जाता है क्योंकि किसी दूसरी कार ने उनको काफी ज्यादा स्पीड में ओवरटेक किया होता है। अब इस उथल पुथल के चलते कार के पीछे रखा हुआ सामान थोड़ा सा बिखर सा जाता है और तभी कार के फ्रंट मिरर में जियो देखता है कि उन कपड़ों के अंदर एक इंसान छुपा हुआ है और जियो के साथ उसका आई कांटेक्ट भी हो जाता है। और जब जियो पीछे पलट कर देखता है तो उस पीछे वाले पर्सन ने अपने आप को कवर कर लिया होता है और इस मोमेंट तक जियो को ये तो पता चल गया होता है कि जो कुछ भी अभी उसकी लाइफ में चल रहा है वो थोड़ा सा भी हेलुसिनेशन नहीं है। और रियुंग जियो को पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, माफ करना कि मुझे गाड़ी चलाते हुए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। लेकिन जियो, तुम मुझे कुछ कॉल रिकॉर्ड्स के बारे में बता रहे थे। अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ ना कुछ बकता रहता हूँ। और कार के अंदर का माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया होता है और जियो अभी भी कंटिन्यूअसली उस मिरर के ही अंदर देख रहा है और उसके दिमाग में यही बातें चल रही है कि आखिर वहाँ पर पीछे कौन छुपा है और कौन है जो छुपकर मुझ पर ऐसे नजर रख रहा है। क्या रियुंग भी इन सारी चीजों में शामिल है या फिर कोई और ही बात है। और ऐसा सोचते हुए वो अपनी तिरछी नजर से रियुंग को देखता है और रियुंग भी यहाँ पर ठीक वैसे ही लेकिन काफी ज्यादा क्रीपी तरीके से जियो को देख रही होती है। और ये देखकर जियो अचानक से अपनी नजर को पलटा लेता है और कहता है एक काम करो रियुंग, मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दो। अरे चिंता मत करो जियो, मैं तुम्हें वहाँ पर पहुँचा दूंगी जहाँ पर तुम जाना चाहते हो। और हमारे जियो भाई की यहाँ पर इतनी ज्यादा फट जाती है कि कोई सिल भी नहीं पाएगा और वो रियुंग को कहता है, अरे रियुंग ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस अभी याद आया कि मुझे किसी और जगह पर भी जाना है। और रियुंग जियो की ये बात सुनने के बाद अपनी पूरी कार को लॉक करती है और उससे यही पूछती है कि आखिर तुम्हें कहाँ जाना है, मैं छोड़ दूंगी। और जियो यही सोचता है कि आखिर अब इसे क्या बोलूं, स्कूल, सुपरमार्केट, हॉस्पिटल या फिर कोई और जगह। अरे शर्माओ मत, बोलो, मेरे पास इतना तो टाइम है। लेकिन रियुंग, मैं उस जगह पर खुद चलकर जाना चाहता था, इसीलिए मैंने तुमको ऐसा कहा कि मुझे वहीं पर छोड़ दो। तो रियुंग उसको कहती है कि कोई बात नहीं, अब तो हम तुम्हारे घर तक भी पहुंच चुके हैं। और जियो देखता है कि हाँ यार, सच में मैं घर की बिल्डिंग तक तो पहुंच ही गया हूँ। तो बस लास्ट टाइम वो मिरर के अंदर देखता है और उस कार से निकल के रियुंग को थैंक यू बोलकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि रियुंग भी उसको घर पे ड्रॉप करके काफी ज्यादा खुश है। लेकिन उसके वहाँ से जाने के बाद सडनली उसके भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो बोलती है, मैंने ट्राई तो किया लेकिन मैं उसके सर को ध्यान से देख नहीं पाई, यहाँ तक कि मैंने उसको अपनी कॉल हिस्ट्री भी दिखाई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रियुंग की कार की बैक सीट पर वो बंदा कपड़े हटाकर बाहर आता है और ये सारी बातें रियुंग उसी से कर रही है। और वो आगे उससे बताती है, मुझे नहीं लगता कि वो असल में एक मॉन्स्टर है। हाँ, हमारे लिए ये पता करना काफी ज्यादा टफ था, लेकिन इतना तो मैं श्योरली कह सकती हूँ कि जियो एक मॉन्स्टर नहीं है। वेल, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियो काफी डरते हुए अपने बिल्डिंग की सीढ़ियों को चढ़ रहा होता है और एक ऊपर वाले फ्लोर की खिड़की के पास जाकर वो नीचे झांकता है। थैंक गॉड वो जा चुकी है, लेकिन अब मुझे भी वक्त रहते यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसी बिल्डिंग के नीचे एक कार आकर रुकती है और उसमें से एक हट्टी कट्टी औरत निकलती है और उसके हाथ में एक क्रोबार भी होता है। मतलब कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। एंड दूसरी तरफ जियो को ये पता चल चुका होता है कि उसकी जान अब खतरे में है और इसीलिए वो यहाँ से बहुत जल्दी भागकर कहीं छुपने वाला है। लेकिन उसके दिमाग में यही बातें चल रही होती है कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। और हमें यहाँ पर बताया जाता है कि जियो की फैमिली भी है, लेकिन वो उनके साथ नहीं रहता और अगर अभी वो उनके पास जाएगा तो वो डायरेक्टली अपनी फैमिली को भी खतरे में डाल देगा। आखिर उस बैक सीट पर कौन छुपा हुआ था, ये काफी ज्यादा अजीब बात है। आखिर रियुंग ने उसको क्यों छुपाया? और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि इस बारे में वो ना जानती हो, क्योंकि तभी तो उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहीं पर रोक लिया था। लेकिन वो लोग अगर मेरे साथ कुछ करना चाहते थे तो उन लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं? क्योंकि मेरा आई कांटेक्ट तो उसके साथ हुआ था और उसके बाद उसने अपने आप को छुपा लिया। अगर वो पर्सन चाहता तो वो मुझ पर अटैक भी कर सकता था। आखिर ये सब इतना अजीब क्यों है? वो सामने से अपनी कॉल हिस्ट्री मुझे क्यों दिखा रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो देखना चाहती थी कि मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ? और ये सारी बातें सोचते हुए जियो भाई के दिमाग की थोड़ी थोड़ी सी बत्ती जलती है। एक मिनट, रियुंग ने ही मुझे उस रात को सेजिन और मीहो के बारे में बताया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने उन दोनों का पीछा किया हो और वो उस मोटेल में चली गई हो और वहां पर छिपकर जाने के बाद उसने बिल्कुल मेरी तरह मीहो को अपने मॉन्स्टर वाले फॉर्म में देख लिया हो और इसी के चलते उसे ऐसा न लगा हो कि मैं भी बिल्कुल मीहो के जैसा एक मॉन्स्टर हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले वो देखना चाहती थी कि मैं उन फोन कॉल्स वाली बात पर कैसे रिएक्ट करता हूँ। अगर उसको मुझसे खतरा होता तो वो बंदा बाहर निकलकर उसे बचा लेता। शायद इसी वजह से वो वहां पर छुपा हुआ हो। लेकिन ये सारी तो सिर्फ मेरी ही सोच है। आखिर ये सब करके रियुंग को मिलता भी क्या?
और ऐसा सोचते हुए जियो की नजर पड़ती है उस फ्लोर के काफी सारे कमरों के दरवाजों पर, जिसके डोर लॉक्स और हैंडल्स काफी जगह से मुड़े हुए होते हैं। और वो यही सोचता है कि आखिर इन सब दरवाजों के लॉक्स को क्या हुआ, कहीं मेरे घर के दरवाजे की भी हालत ऐसी ना हो गई हो। और तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, काफी वक्त हो गया जियो, आखिर तुम कैसे हो। और हम देखते हैं कि ये आवाज उसी हट्टी कट्टी औरत की होती है जो कार लेकर अभी थोड़ी देर पहले जियो की बिल्डिंग के नीचे आई थी। आखिर तुम्हारे साथ ये क्या हुआ, तुम्हारी हालत तो काफी ज्यादा खराब लग रही है। सॉरी, लेकिन क्या मैं आपको जानता हूँ? हाँ सॉरी, आखिर तुम मुझे पहचानोगे ही कैसे? मैंने इस दिन का काफी ज्यादा इंतजार किया है और इसी इंतजार के चलते मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाना भूल गई। तो क्या अब तुम मुझे पहचानते हो? मैं येरिन की माँ हूँ, वही लड़की जिसको तुमने मार दिया था। और ये बात सुनकर जियो को वैसे तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन उसके गोटे मुंह में जरूर आ जाते हैं, क्योंकि अभी उस औरत के हाथ में होता है एक क्रोबार और वो जियो को कहती है, काफी ज्यादा वक्त हो गया, मुझे खुद को यहाँ पर पहुँचने में काफी वक्त लग गया। मैंने इस वक्त का बेसब्री से इंतजार किया है ताकि मैं सिर्फ तुमको मार सकूं। और सिर्फ इतना बोलकर वो जियो पर क्रोबार लेकर टूट पड़ती है और एक खतरनाक अटैक वो जियो पर लैंड भी करती है। लेकिन जियो पैनिक मोड में भी इससे बच जाता है और उस पूरी लॉबी में भागम भागी चल रही होती है। वेल ऐसे भागते हुए जियो देखता है कि एक घर का दरवाजा खुला हुआ है, तो अपनी जान बचाने के लिए वो उस घर के अंदर चला जाता है और दरवाजे को काफी स्पीड में खींचकर अंदर से बंद कर देता है। और ऐसे ही फटे हालत में वो मदद के लिए चिल्ला रहा होता है कि हेल्प हेल्प, कोई मेरी मदद कर दो। लेकिन दरवाजे के बाहर से वो औरत कहती है कि कोई नहीं आने वाला तुम्हारी मदद करने, मैंने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया। और ये बात सुनकर जियो अपने पीछे देखता है तो उसको अपने पीछे एक बंदा दिखता है जो ऑलरेडी टपक चुका है। और जियो डर के मारे अंदर से चिल्लाकर ये कहता है, आखिर ये तुमने क्यों किया, तुमने क्यों मारा उन लोगों को? और इसके जवाब में वो औरत कहती है, तुमने और उस कुतिया ने मिलकर टोटल 9 लोगों की जान ली है। और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आखिर वो साली कुतिया उस एक्सीडेंट से कैसे बच गई। और तभी जियो को अपनी मेमोरी को टटोलते हुए ये याद आता है कि जिस कार ने मीहो को हिट किया था उसकी ड्राइवर यही औरत थी और अभी वो जियो की जान के पीछे पड़ी है और उस दरवाजे को काफी जोर से खोल रही है। वेल जियो भी अपना दम लगा रहा होता है, लेकिन उसका पैर ऑलरेडी इंजर्ड है और इसी की वजह से थोड़ा सा दरवाजा खुल जाता है। और उस थोड़े से खुले हुए दरवाजे में से वो औरत जियो को कहती है, मुझे आज भी याद है वो दिन, आखिर क्यों तुमने मेरी येरिन को मारा था? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था तो तुमने उसको मार डाला? उसकी बस यही गलती थी कि वो जान गई कि तुम एक मॉन्स्टर हो। और जियो बेचारा डर के मारे यही बोलता है कि अरे आंटी जी, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही है। लेकिन फिर भी वो औरत गुस्से में एक ही बात बोले जा रही है कि तुमने मेरी बेटी को मारा है। और अपने आप को बचाने के लिए जियो उस दरवाजे को जोर से धक्का मारकर खोल देता है, जिसकी वजह से वो औरत थोड़ी सी दूर हो जाती है और जियो मौका देखकर वापस से भगने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो लेडी उसके काफी करीब आ चुकी है और वो अपने क्रोबार से एक और अटैक उस पर मारने वाली है। और जियो उस अटैक से बचने के लिए थोड़ा सा पीछे होता है, लेकिन गलती से वो सीढ़ियों से ही नीचे गिर जाता है। वेल जियो ने नीचे गिरते हुए ही अपने सर के पीछे हाथ रख लिया होता है ताकि उसका माथा ना फूटे, लेकिन वो थोड़ी सी ऊंचाई से गिरने वाला होता है, इसलिए उसके नीचे गिरते ही एक जोरदार सी आवाज आती है। और इसी इम्पैक्ट के साथ जियो को फ्लैशबैक में कुछ पास्ट की यादें आती है, जिसमें हम देखते हैं उसका हाई स्कूल और उसके खुद के क्लास का एक विजुअल। और हम देखते हैं जियो को जो काफी ज्यादा सिंसियर बच्चा होता है और किताब में ही घुसा रहता है। और तभी एक लड़की उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि जियो इस स्कूल के अंदर नया आया है और वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। लेकिन अपना जियो भाई फुल सख्त लौंडा होता है, वो इस लड़की की तरफ ध्यान भी नहीं देता। लेकिन उस लड़की की थोड़ी बकबक सुनने के बाद जियो सीधा उसके मुंह पर कह देता है कि देख बहन, मेरे को पढ़ाई करने दे, मेरा तेरे से बात करने का कोई भी मूड नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द इस वाली स्कूल से भी ट्रांसफर हो जाऊंगा, तो मेरा यहाँ पर कोई भी नए दोस्त बनाने का मतलब नहीं है। लेकिन तभी वो लड़की जियो की आवाज सुनकर उसका हाथ पकड़कर कहती है कि हाय, मेरा नाम येरिन है। यानी कि ये वही लड़की है जिसके बारे में वो हट्टी कट्टी औरत बात कर रही थी, मतलब कि वो पहलवान औरत इस येरिन की माँ है। और यहाँ से हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर येरिन की मॉम जियो को काफी गंदे तरीके से पेल रही होती है और जियो बेचारा रोते बिलखते उसको यही पूछता है कि आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, प्लीज मुझे मारना मत, जो भी हुआ हो मैं माफी मांगता हूँ। तो तुमको अभी भी याद नहीं आया कि तुमने क्या किया है? लगता है कि अब तक तुमने काफी सारे लोगों को मारा होगा, इसलिए शायद तुम गिनती भूल चुके हो। अब ये इतना भी सफेद झूठ मत बोलो, तुम्हारी चिकनी चुपनी बातों पर मैं इतनी जल्दी भरोसा नहीं करने वाली। लेकिन तभी जियो उसको कहता है कि आपको शायद से कोई गलतफहमी हुई है, मैं कोई और लड़का हूँ और आपकी बेटी के साथ जो भी हुआ हो वो मैंने नहीं किया, वो किसी और ने किया होगा। लेकिन तभी वो औरत कहती है
जियो चे, 21 साल का, जो कि मीहो के साथ घूमता है। तुम हैंगुक हाई स्कूल में थे, क्लास 1 और 2nd ग्रेड। नहीं, आप गलत बता रही है, मैं तो कभी उस स्कूल में गया भी नहीं हूँ। अब और कितना झूठ बोलोगे, मैं सब जानती हूँ। और ऐसा बोलकर वो आंटी वापस से जियो की कुटाई करना शुरू कर देती है और उसको मारते हुए ये बताती है, मैं तुम पर 3 सालों से नजर रख रही थी, जब से तुमने मेरी बेटी को मारा था। आखिर तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मुझे झूठी बता रहा है? साला मेरी ही बेटी को मारकर मुझसे ही झूठ बोल रहा है, माफी मांग मुझसे। और ऐसा बोलते हुए जियो के मुंह पर मुक्के ही मुक्के पड़े जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक चांस देखकर जियो हट जाता है और आंटी का मुक्का सीधा फ्लोर पर जाकर लगता है। और इसी का फायदा उठाकर जियो तुरंत ही आंटी के मुंह पर एक पंच मारता है और फिर एक लात मारकर उनको दूर गिरा देता है और फटाफट वहाँ से भागने लगता है। मैं वो नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं वो नहीं था। लेकिन आंटी अपनी हाई स्पीड के साथ जियो को वापस से सीढ़ियों पे ही धर लेती है, लेकिन इस बार वो क्रोबार जियो के हाथ में होता है और वो गुस्से में आंटी को कहता है, देखो मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम कौन हो। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं कोई ऐसी स्कूल में नहीं गया और ये ईयरिंग कौन है, मैं तो किसी ऐसी लड़की को नहीं जानता। और साली मेरे ही बारे में गलत सलत बातें बताकर तू मेरे को ही मार रही है। और ऐसा बोलकर जियो भी आंटी के ऊपर एक अटैक करने वाला होता है, लेकिन आंटी उसके हाथ को बीच में ही पकड़कर उसको एक खतरनाक सा जूडो स्लैम मारती है और अपना जियो भाई टप्पा खाकर वापस जमीन पे गिरता है और उसके मुंह से आह निकल गई होती है। तो तुझे सच में कुछ याद नहीं है, तो अब तो मैं तुझे मार मार कर सब कुछ याद दिलाऊंगी। और हम देखते हैं जियो को, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और वो रोते हुए आंटी से अपनी जान की भीख मांगता है कि प्लीज आंटी मेरे को बख्श दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन आंटी उसके बालों को खींचकर उसे तड़पा रही होती है। पर तभी हम देखते हैं कि ऊपर की सीढ़ियों की तरफ से आंटी पर कोई फायर एंड सेफ्टी सिलेंडर को फेंक के मारता है और आंटी देखती है कि उनके ऊपर वाली सीढ़ियों पर 5-6 मॉन्स्टर्स का पूरा स्क्वाड खड़ा होता है। और ये नजारा देखकर आंटी के भी गोटे मुंह में आ जाते हैं और वो मॉन्स्टर धीरे धीरे करके आंटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। रुको, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम सबको मार दिया था, मैंने तो तुम्हारी गर्दन तोड़ दी थी, तो आखिर तुम साले जिंदा कैसे हो? और हम देखते हैं कि उन मॉन्स्टर्स का दूसरा स्क्वाड नीचे वाले फ्लोर से भी ऊपर आ रहा है और वो सब के सब मॉन्स्टर्स आंटी पर अटैक कर देते हैं। और जियो ये नजारा देखकर काफी ज्यादा सहमा हुआ होता है, उसको ये समझ में ही नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। उसे बस आंटी के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है और तभी एक मॉन्स्टर गर्ल उसकी तरफ पलटकर देखती है और जियो देखता है कि वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स उन आंटी की बॉडी को घसीटते हुए वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने जियो को कुछ भी नहीं किया होता। और इसी बात के डर से जियो बैठा बैठा सोच रहा होता है कि आखिर अभी उसने क्या देखा और अभी उसके सामने ये क्या हो गया। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जियो उन खून के धब्बों का पीछा कर रहा होता है और वो निशान उसको नीचे वाले फ्लोर के एक रूम में जाते हुए दिखते हैं। और जियो अपने अंदर थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर उस रूम के पास जाता है और उस दरवाजे को खोलते ही जियो अपने आंखों के सामने देखता है खौफनाक नजारा। लेकिन जियो को ये पता ही नहीं होता कि उसके पैरों के पास वही मॉन्स्टर गर्ल बैठी हुई है जिसने अभी थोड़ी देर पहले उसके सामने पलट के देखा था। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियो अंदर का नजारा देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और तभी एक मॉन्स्टर गर्ल उसके पैरों के पास आकर गिरती है और वो देखकर डर के मारे जियो भाई का वहीं पे काम 25 हो जाता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक दूर दराज की जंगल वाली जगह को, जहाँ पर पहाड़ भी है और नदी भी बह रही है, लेकिन उस नदी में कार डूब गई है और उसे अभी निकालने का काम चल रहा है। और हम देखते हैं एक बंदे और एक औरत को। अब ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स हैं और वो औरत इस बंदे की सीनियर ऑफिसर है। वेल, इस बंदे का नाम होता है जियुक और यहाँ पर इन दोनों के बीच काफी ज्यादा लंबी कन्वर्सेशन चलती है, तो मैं इसे जरूरी चीजों के साथ काफी शॉर्टकट में बताऊंगा। अब इस साइड पर जो एक्सीडेंट हुआ है, ये लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं और उस कार के अंदर कई सारे लोगों की बॉडीज भी होती है। और इन दोनों की बातों के दौरान हमें ये पता चलता है कि ऐसे सेम एक्सीडेंट्स यहाँ पर 8 से 10 बार हो चुके हैं, जिस पर ये लोग हमेशा पर्दा डाल देते हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है जिसके बारे में हमें अभी तो नहीं बताया गया। अब इन्हीं सारी बातों के बीच जियुक अपनी मैडम से कहता है कि इस बार तो मेरे को प्रमोशन पक्का चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये जो कवर अप करने वाला पूरा काम है वो पुलिस के प्रोटोकॉल के अंदर नहीं आता, उसके बावजूद उसे ये सारा काम करना पड़ता है।
और वो आगे मैडम को बताता है कि मैडम मैं यहाँ पर अपनी घिसा घिसा के थक गया हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को प्रमोशन नहीं मिलता, और जब मेरे प्रमोशन का मौका बनता है तब आप डिपार्टमेंट के किसी भी आंटू झाटू बंदे को लाके उसको प्रमोशन दे देते हो और मैं वही का वही धरा का धरा रह जाता हूँ। और मैडम ये मेरे साथ हर बार होता है, क्या मुझे सिर्फ यही फॉलो करने हैं? रूल नंबर 1, इन सारे केसेस को गायब कर दो जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। रूल नंबर 2, कि उसके बाद सवाल भी मत पूछो कि आखिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। और रूल नंबर 3, अपनी जुबान पे हमेशा लगाम रखो और उसके बाद जाकर तुमको प्रमोशन मिल जाएगा। मैंने सब कुछ किया मैडम, जैसा कि आपने कहा था, लेकिन ये आप भी अच्छे से जानती है कि उसके बाद क्या हुआ। और हम देखते हैं कि जियो उस नदी से निकली गाड़ी का बैक डोर खोलता है और उसके अंदर से कई सारी ह्यूमन बॉडीज निकलती है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स को मैं ऐसे जानबूझकर अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसे सीधा सीधा ही बोल दिया तो यूट्यूब मेरे वीडियो को ससुराल में भेज देगा। गाड़ी का बैक डोर खोलते ही उसके अंदर से जो टपके हुए लोग बाहर गिरते हैं उनको दिखाकर जियो अपनी मैडम से ये पूछता है, आखिर हम ये क्यों कर रहे हैं मैडम, और ये चीज अब तक 8 से ज्यादा बार क्यों हो चुकी है, और आखिर ये बॉडी कैसी है जो उन बाकी सबसे अलग है, आखिर इसे बांधा क्यों गया है। और ये सारे सवाल सुनने के बाद वो मैडम उससे कहती है, हो गया तेरा, अब मैं बोलूं? साले कितना भौंकता है तू, मैं तुझसे ये सारे काम इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि तू प्रमोशन का भूखा है, तो अगर तेरे को प्रमोशन चाहिए तो तुझे मेरा काम करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर वो मैडम तुरंत ही उससे माफी भी मांगती है कि मुझे माफ कर देना, मैं गलती से तुम पर चिल्ला गई। सच कहूँ तो तुम्हारा ये गुस्सा जायज है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि आखिर ये काम तुमसे ही क्यों लिया जाता है? जियो, तुम इस कवर अप करने वाले काम में काफी ज्यादा अच्छे हो, जो डिपार्टमेंट के बाकी लोग नहीं कर सकते, और इसीलिए बॉस ने तुमको यही काम दिया। यानी कि तुम्हारे सारे कामों पर बॉस की नजर है। भले ही तुम एक के बाद एक प्रमोशन लेकर सार्जेंट, लेफ्टिनेंट या फिर कैप्टन बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा अभी किया गया ये काम तुम्हें एक दिन चीफ ऑफ पुलिस बना सकता है। और ये सारी बातें जानने के बाद जियो भी मैडम से माफी मांगता है कि सॉरी मैडम, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। पर मैडम उसे बताती है कि माफ कर देना जियो, मैं भी तुम पर थोड़ा चिल्ला गई, और ये उसी वजह से हुआ क्योंकि मैं आज में अपने केस को कवर अप नहीं कर पाई, और ये मेरे लिए काफी ज्यादा अजीब बात है। और फिर वो मैडम पलटकर काफी ज्यादा क्रीपी तरीके से जियो से कहती है कि क्या तुम उस कवर अप के बारे में जानना नहीं चाहते? अरे अगर तुम जानते भी नहीं हो तो तुम्हें वो बहुत ही जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि अभी वो केस सुर्खियों में है। और हाँ, ये वही केस है जिसको हम आगे चल के पूरे तरीके से वाइप आउट करेंगे। और जियूक मैडम से पूछता है कि आखिर वो कौन सा केस है। ये एक सीरियल मर्डर केस है जो हांगुक यूनिवर्सिटी के नजदीक हुआ है। यानी कि अभी उसी केस के बारे में बात हो रही है जहाँ पर जियो था। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जियो की बिल्डिंग का सीन, जहाँ पर भीड़ लग चुकी है और लोग जमा हो चुके हैं, और उन सारे लोगों में मीहो भी होती है। और वो देखती है कि जियो की बिल्डिंग में से कोई स्ट्रेचर लेकर बाहर आ रहा है और उस स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है जियो। तो वो चिल्लाते हुए दौड़कर जियो के पास जाती है, लेकिन मेडिकल स्टाफ उसे जियो के पास जाने से रोक रहा होता है। एंड लिटरली मीहो यहाँ पर काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है और उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे होते हैं। और इन सारी चीजों को दूर से अपनी व्हाइट कार के अंदर बैठे हुए देख रही होती है रियोंग, और वो अपने साथ रहे बंदे को कहती है, ग्यूयॉक अब तुम्हारी बारी है, अब तुम जियो का ट्रायल लोगे। मुझे वैसे सच में नहीं पता कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ तो इस चीज का फायदा उठाकर हम हमेशा के लिए मीहो के किस्से को खत्म कर सकते हैं। तो जाओ और जल्दी से पता लगाओ कि क्या जियो भी मीहो की तरह एक मॉन्स्टर है या फिर नहीं। और हम देखते हैं कि ग्यूयॉक जी सरकार बोल के अपने काम पर निकल लेता है, और कार के अंदर रियोंग अपनी क्रीपी स्माइल के साथ कहती है, आखिरकार मुझे तुम्हारी वीकनेस पता चल गई मीहो। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जियो को, जो वैसे तो अभी बेहोश है, लेकिन अभी उसको अपने पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आ रही होती है। और हम देखते हैं उसके वही स्कूल को जहाँ पर वो येरिन से पहली बार मिला था। पर हमें यहाँ पर ये सारी चीजें शुरुआत से दिखाई जाती है कि आखिर जियो इस स्कूल में कैसे आया। और अभी टीचर उसको क्लास में लेकर आते हैं और उसको सभी से इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं, और वो जियो को कहते हैं कि बेटा चलो सबसे ग्रीट करो। लेकिन जियो टीचर को ऐसे मुंह पे बोल देता है कि मैं कोई ग्रीट करना नहीं चाहता इन लोगों के साथ। अरे कोई बात नहीं बेटा, कम से कम अपना नाम तो बता दो। तो जियो थोड़ा सोचने के बाद अपना नाम ऐसे रिवील कर देता है, लेकिन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आखिर जियो के इस बिहेवियर के पीछे की वजह क्या है। दरअसल जियो के फादर मिलिट्री में होते हैं और इसी वजह से उनकी पोस्टिंग साल के बीच में भी बदलती रहती है, और इसी वजह से जियो को भी अपना स्कूल बार बार बदलना पड़ता है, और उसकी फैमिली को मिलिट्री के सब्सिडीज अपार्टमेंट में ही रहना पड़ता है। और जियो की माँ उससे कहती है, बेटा पापा को हमेशा अपने काम पर जाना पड़ता है, और वो भी हमें अकेला छोड़कर, कि अगर हम इसी तरह के घर में रहे तो तुम्हारे डैड हमें मिलने को आ सकते हैं।
और एक तरीके से देखा जाए तो ये काफी अच्छा है बेटा, तुम नए दोस्त भी बना सकते हो। तो जियो अपनी मॉम से पूछता है कि ये तो आखिरी बार ही होगा ना मॉम, क्या अब भी हमें अपना ठिकाना बार बार बदलना पड़ेगा? अभी उनका प्रमोशन बहुत ही जल्द होने वाला है, तो शायद से हमें वापस से यहाँ से ट्रांसफर होना पड़े। और जियो को ये चीज पसंद नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपने फेस पर ऐसे खुशी दिखाता है कि कोई बात नहीं, अगर ट्रांसफर हो गया तो क्या ही हो जाएगा, हम वापस से नई जगह पर जाएंगे। लेकिन असलियत में जियो को ये दुख दर्द पीड़ा अंदर से खा रही होती है कि आखिर हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये लोग मेरे को समझते क्यों नहीं है। हर बार मैं यही सोचता हूँ कि इस नई वाली जगह पर मेरे अच्छे दोस्त बनेंगे, लेकिन हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। और हम देखते हैं कि जियो की पुरानी वाली स्कूल में भी ये बात फैल चुकी है कि जियो अब ये स्कूल छोड़ के जाने वाला है, और इसी वजह से दो बंदे जो उसके क्लास में थे और उसके दोस्त बनने वाले थे, वो लोग उसकी बिचिंग कर रहे होते हैं, और जियो ये बातें सुन लेता है। यानी कि यही वो रीजन है जिसकी वजह से जियो किसी से घुलना मिलना नहीं चाहता, और अपनी इन सारी यादों की वजह से जियो के पास बस एक ही रास्ता होता है, और वो है अंधा होकर पढ़ाई करना। तो अपना जियो भाई वही करता है। उसके क्लास में सारे बच्चों के दोस्त होते हैं, अपने अपने ग्रुप्स बने होते हैं, लेकिन जियो को अब इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता। इनफैक्ट इस नए स्कूल के अंदर एक दो बंदे उसके साथ दोस्ती करने के लिए आते भी हैं, तो जियो उनको वार्निंग देकर उनका पोपट कर देता है कि भाई तुम लोग अपना काम करो, मेरे को तुमसे कोई घंटा भी लेना देना नहीं है। लेकिन एग्जैक्ट उसी दिन स्कूल से घर जाने के बाद जियो को ये पता चलता है कि उसके फादर को प्रमोशन मिल चुका है, पर उसके बावजूद भी वो लोग यहीं पर रहेंगे। उसके फादर की पोस्टिंग और किसी जगह पर नहीं हुई, वो यहाँ पर परमानेंट हो चुके हैं। और इसी खुशी में जियो की मॉम ने बनाया होता है चिकन लेग पीस, और वो जियो को खुश होकर ये बताती है कि अब तुमको अपने स्कूल और दोस्तों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, जियो जी लो अपनी जिंदगी। और ऑब्वियसली इस बात से जियो भी काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन भाई को फिर याद आता है कि अभी तक तो मैं अपनी स्कूल के अंदर कई लोगों से पंगे ले चुका हूँ, तो अब मेरा दोस्त कौन बनेगा। वेल सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, और हम देखते हैं जियो स्कूल में आ चुका है और अभी पीटी का पीरियड चल रहा होता है, और जियो अभी सोच रहा है कि अब तो मैं नए दोस्त बना सकता हूँ। और उसी जगह पर जियो की क्लास के कुछ लड़के बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं, पर तभी बॉल उछल के जियो के पास चली जाती है। तो जियो बेचारा उस बॉल को उठाकर उस बंदे को देता है और उसे कहता है कि भाई लोग क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। लेकिन वो बंदा जियो को मुंह पर ही फक ऑफ बोल देता है कि नहीं भाई नहीं, हम लोग हैं उतने ही काफी है खेलने के लिए, तू मत आ। और जियो देखता है कि वापस से वो दोनों बंदे उसकी बिचिंग कर रहे होते हैं कि आखिर अब ये नया लड़का हमसे बात करने की कोशिश क्यों कर रहा है, अभी तक तो साला एटीट्यूड में घूम रहा था। और ये सब होने के बाद हम देखते हैं कि जियो क्लास के अंदर वापस से पन्ने निकालता है और पढ़ाई करने बैठ जाता है। अब मेरे वैसे भी कोई दोस्त नहीं बनने वाले, तो मैं सिर्फ पढ़ाई ही करेगा। और उस पूरे स्टडी रूम के अंदर जियो अकेला होता है और वो उदासी से यही सोचता है अब उसकी जिंदगी यही रहने वाली है, ना कोई दोस्त, ना कोई अपना और ना कोई यार। मेरी पूरी जिंदगी इसी दिन के इंतजार में थी कि मैं एक जगह पर टिक के स्कूल के अंदर जा पाऊं, लेकिन अभी जब ये हो चुका है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए जो एक स्कूल के बच्चे की होती है। और हम देखते हैं कि रोते हुए जियो की साइड में कोई आता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो। और अचानक से ये आवाज सुनकर जियो भी काफी ज्यादा डर जाता है कि माँ की आँख कौन आ गया यहाँ पर। वेल हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि येरिन है, जिसने लास्ट टाइम जियो से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन जियो इसके सामने भी स्टड बन गया था, उसने इसको भी भाव नहीं दिया। और येरिन जियो को कहती है, हाँ मुझे पता है तुम मेरी भी बातों का जवाब नहीं दोगे, वैसे स्कूल के अंदर सबको पता चल चुका है कि तुम वापस से ट्रांसफर होने वाले हो। और जियो को अब जाकर याद आता है कि अरे हाँ ये तो वही लड़की है जिसने मेरे साथ बात की थी। और येरिन बेचारी इतनी अच्छी लड़की होती है, उसे लगता है कि जियो हमेशा के लिए यहाँ से जाने वाला है, तो वो उसको एक चोको मोको चॉकलेट देती है। और जियो वो चॉकलेट लेने के बाद येरिन को थैंक्स भी कहता है। और येरिन उसे कहती है, अगर तुम मुझे थैंक्स कहना चाहते हो तो प्लीज मेरी पढ़ाई में थोड़ी मदद कर दो, वैसे भी तुम बहुत जल्द ट्रांसफर होने वाले हो, तो तब तक तो तुम मेरी हेल्प कर सकते हो ना, और तुम्हें देखकर लगता भी है कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। तो जियो येरिन से पूछता है कि आखिर ये सारी बातें मेरे बारे में तुमको किसने बताई। अरे क्लास के अंदर तुम्हारे बारे में काफी सारी बातें ऐसे फैली हुई है, तुम लंच ब्रेक के अंदर भी पढ़ाई करते रहते हो, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। और जियो के ये सुन के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि जियो असलियत में ये प्रिटेंड कर रहा होता है कि उसको किसी के साथ नहीं घुलना मिलना, इसी वजह से वो ये सारी चीजें करता है। और येरिन आगे उसे बताती है कि वो जियो की तरह एक स्मार्ट पर्सन बनना चाहती है। वो पढ़ाई तो काफी ज्यादा करती है, वो ट्यूशन में भी जाती है, लेकिन उसका दिमाग पढ़ाई के अंदर नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो अभी भी कोशिश कर रही है।
लेकिन इन सारी बातों में ही येरिन जियो को कहती है, मुझे वैसे तो नहीं पता जियो कि तुम कब यहाँ से जाने वाले हो, लेकिन जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। लेकिन ये सुन के जियो तुरंत से ये रिवील कर देता है कि वो कहीं पर नहीं जाने वाला, वो यहीं पर रहेगा। और ये सुन के येरिन भी काफी ज्यादा शॉक होती है और जियो उससे कहता है कि तुम जब चाहो तब येरिन मुझसे बात कर सकती हो, तुम जितने सवाल चाहो उतने पूछ सकती हो, मैं सारी बातें तुम्हें बताऊंगा। और ये सारी पास्ट की मेमोरीज के अंदर हमारा प्रेजेंट वाला जियो बेहोशी की हालत में ट्रैवल कर रहा होता है। ये थी येरिन, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। उन स्कूल के बुरे दिनों के दौरान उसने मेरा साथ दिया था। हाँ सच में यही मेरी स्कूल लाइफ है। लेकिन आखिर ये सारी चीज मुझे याद क्यों नहीं थी? येरिन और मैं एक साथ पढ़ाई किया करते थे और उसे ये धीरे धीरे पता चल गया कि मैं इतना भी ज्यादा स्मार्ट नहीं, बस मैं दिखावा करता हूँ। हम हमेशा एक साथ रहते थे और साथ में घूमते भी थे। और जियो अपने पास्ट के अंदर देखता है कि येरिन और उसके बीच में दोस्ती से भी कुछ ज्यादा था। पर तभी जियो की नजर पड़ती है अपने पास्ट के एक और सीन पर, जहाँ पर उसने येरिन को टपका दिया है। क्या सच में मैंने ये किया था? नहीं 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 नहीं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आखिर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? और ऐसे ही डर के मारे जब जियो अपनी नजर घुमाता है तो वो देखता है कि उसके इस कांड को मीहो ने देख लिया है। यानी कि मीहो भी उन्हीं लड़कियों में से एक है जो जियो की स्कूल के अंदर उसी की क्लास में पढ़ रही है। और अपनी पास्ट की यादों में मीहो के दिखते ही जियो अचानक से प्रेजेंट में जाग जाता है और वो देखता है कि मीहो तो उसके जागने के इंतजार में वहीं पर सो रही है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सुबह पर और हमें एक न्यूज एंकर के द्वारा इस पूरे इंसिडेंट्स की न्यूज दी जाती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। उन्होंने हांगुक यूनिवर्सिटी के आसपास के सारे अपार्टमेंट्स के अंदर तलाशी लेना शुरू कर दिया है। वैसे सूत्रों के मुताबिक पिछली रात जो हादसा हुआ था वो तकरीबन 8 बजे के दौरान हुआ था और उस हादसे के अंदर तकरीबन 14 लोगों की जानें गई और एक पर्सन ही सरवाइव कर पाया। पर अभी वो पर्सन क्रिटिकल इंजरीज से ग्रस्त है। और ये पूरा कत्लेआम जिस इंसान ने मचाया है उसकी आइडेंटिटी जानकर आप भी शॉक हो जाओगे। ये और कोई नहीं बल्कि यू जे किम नाम की एक औरत है जो हमारे देश की फॉर्मर नेशनल जूडो एथलीट रह चुकी है और इन्होंने हमारी कंट्री को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट भी किया था। और हम देखते हैं कि टीवी पर चल रही इस न्यूज को कोई बंद कर देता है और ये वही पुलिस वाली मैडम होती है जिसको थोड़े टाइम पहले अभी हमने देखा था कि वो किसी केस पर पर्दा डालने वाली है। तो शायद से यहाँ पर ये वही करने आई है। और वो जियो को कहती है, तुम तो काफी ज्यादा लकी निकले बच्चे, आखिरकार तुम वहाँ से जिंदा निकल आए। हाँ तुम्हें शायद से याद ना हो लेकिन तुम जब बेहोश हो गए थे ना, हमने तुमको तब रेस्क्यू किया था। उस रात तुम्हारी बिल्डिंग में से काफी अजीब आवाज आने लगी थी और इस चीज की कंप्लेन आने के बाद हम तुरंत ही वहाँ पर चेकिंग करने आए और एग्जैक्ट उसी टाइम पर हमने उस औरत को धर लिया जो तुमको बस टपकाने ही वाली थी। लेकिन अभी भी हम हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी रख रहे हैं क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि वो औरत ऐसा कर रही थी। तो माफ करना जियो, लेकिन तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। हाँ तुम्हारे लिए ये टफ हो सकता है लेकिन ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का ही एक पार्ट है। वेल असलियत में हम जानते हैं कि जियो के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये बस एक मेड अप स्टोरी है जो इस पुलिस वाली मैडम के द्वारा बनाई गई है। कहा था ना ये कवर अप करने आई है। बट जियो के साथ जो हुआ है वो सारी असलियत वो जानता है और इसीलिए वो उससे पूछता है कि क्या असलियत में वो औरत जिंदा है, क्योंकि जियो ने तो अपनी आंखों से देखा था कि उन सारे मॉन्स्टर्स ने मिलकर आंटी का काम तमाम कर दिया था। लेकिन फिर भी मैडम उसे कहती है कि नहीं नहीं हमने सच में उसको धर लिया है। तो अब मेरे सवालों का जवाब दो जियो, मुझे बताओ कि आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ। मैं बस अपना एक काम निपटा कर अपने घर पे जा रहा था और अचानक से वो औरत लॉबी में आ गई और उसने अपने क्रोबार से मुझ पर मल्टीपल टाइम्स अटैक करना शुरू कर दिया। पर जब मैं उससे बचने के लिए भागने लगा तो गलती से मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया और जब वो मुझे और भी ज्यादा मारने के लिए मेरे पास आई तब अचानक से वहाँ पर कई सारे लोग आ गए। यानी कि तुम बता रहे हो कि वहाँ पर और भी लोग थे? हाँ मैडम ऐसा कह तो सकते हैं, लेकिन डरो मत जियो, खुल के बताओ क्या वहाँ पर जो लोग आए थे उन लोगों ने तुम्हारी मदद की? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। आखिर वो लोग ऐसा कैसे करेंगे, क्योंकि वो लोग तो पहले से ही मरे हुए लग रहे थे और ये चीज तो उन्हें देखकर भी कोई बता सकता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आखिर वो लोग अचानक से वहाँ पर कैसे आ गए और उन सब ने मिलकर उस औरत को तो मार डाला। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो लोग उस औरत को घसीटकर एक रूम में ले गए थे। मैडम मैंने ये सारी चीज होते हुए देखी है, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा भरोसा करो। लेकिन फिर भी वो कवर अप वाली मैडम कहती है कि तू अभी भी ट्रॉमा में है जियो, तो टेंशन मत ले, तुम्हें बचा लिया गया है, अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और हाँ वो औरत भी हमारी कस्टडी में है
और तभी हम देखते हैं कि जियो के उस हॉस्पिटल रूम के अंदर कोई बंदा एंट्री में आता है। अरे मैडम, मैं कुछ खाना लेकर आया हूँ जो आपने मंगवाया था। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वो प्रमोशन वाला जियोक है, जो इस मैडम के कहे मुताबिक सारे केसेस को कवर अप करता है। और वो मैडम जियो को भी कुछ खाना ऑफर करती है, लेकिन जियो मना कर देता है कि उसे इस खाने से एलर्जी है। तो आराम करो जियो, हम बाकी की बातें करने के लिए बाद में आएंगे। उस रूम से बाहर निकलने के बाद वो मैडम जियोक से कहती है कि जो खाना जियो नहीं खाने वाला वो खाना वेस्ट हो, उससे अच्छा कि उसे तुम खा लो जियोक। और हाँ, एक और बात, आखिर उस वान वाले केस का क्या हुआ? तो जियोक उसे बताता है कि वो सब मैं कर चुका हूँ मैडम, और अगर इस वाले केस को भी हमको कवर अप करना है तो हमें उस बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वो मैडम उसे कहती है कि नहीं, उस बच्चे को अकेला छोड़ दो। लगता है कि काफी ऊपर से गिरने की वजह से उसके सर पर चोट लग गई है और वो अनाप शनाप बक रहा है। पर इन दोनों की बातों के बीच एक बंदा सडनली वहाँ पर आता है और मैडम के सामने सलामी ठोककर उनके कान में एक बात को बताता है। और ये बात जानकर वो मैडम काफी ज्यादा शॉक होती है। लेकिन जियोक देखता है कि ये बंदा एक डिटेक्टिव है जो इस मैडम के लिए काम कर रहा है, और वो सोचता है कि आखिर ये कौन सा वाला काम है जिसके बारे में मेरे को नहीं पता। तो वो मैडम से पूछता है, अरे मैडम, मैं क्या इस काम का पार्ट नहीं हूँ? मुझे तो बताइए आखिर क्या चल रहा है। जियोक, तुम वान वाला केस ही संभालो। चीजें थोड़ी मेरे हाथों से निकल रही थी तो इसीलिए कुछ चीजें मैंने इस डिटेक्टिव को सौंप दी, लेकिन ये वाले काम के लिए तो सिर्फ आपने मुझे ही चूज किया था ना, याद है ना? आप मुझे रिवॉर्ड भी देने वाली थी। चिंता मत करो जियोक, तुम्हारी भी बारी आएगी। और ऐसा बोलकर वो मैडम उस डिटेक्टिव के साथ चली जाती है। यानी कि वापस से जियोक भाई का पोपट हो गया है, उसको अब प्रमोशन नहीं मिलने वाला, वो प्रमोशन अब मिलेगा उस डिटेक्टिव वाले बंदे को। और ये चीज रियलाइज करते ही जियोक भाई अपने दांत बीच रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके साइड में से मीहो पास होती है। और मीहो एक्चुअली आई होती है जियो के पास और उसे पूछ रही होती है कि क्या पुलिस वालों ने अपने सवालात करना बंद किया, और आखिर अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है? मुझे पता है कि तुम्हें थोड़ी भूख लगी होगी, इसीलिए मैं कुछ खाना लेकर आई हूँ। और यहाँ पर जियो वापस से श्रिम्प वाले खाने को अवॉइड करता है क्योंकि उसको इससे एलर्जी है। तो मीहो उसे उसकी पसंद का दूसरा वाला खाना खिलाती है, लेकिन इतनी सारी चीज सहने के बाद जियो का ये खाने का भी मन नहीं होता। तो मीहो उसे कहती है, अगर तुम चाहो तो मेरे घर पर रहने के लिए आ सकते हो, क्योंकि वैसे भी अब तुम्हारी बिल्डिंग एक क्राइम स्पॉट बन चुकी है तो उसे सील कर दिया गया है। पर तुम्हें अपना काम अगर जारी रखना है तो तुम्हें रहने के लिए कोई ठिकाना तो चाहिए होगा ना जियो। लेकिन इस बार जियो मीहो को भी मुंह पर मना कर देता है, मीहो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला रहना है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक अलग जगह की अलग बिल्डिंग पर, और हम देखते हैं कि जियो को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका है। और इतनी सारी खौफनाक चीजें अपनी जिंदगी में पहली बार देखने के बाद जियो वापस से आया होता है अपनी माँ के घर पे। उसकी मॉम उसका अच्छे से वेलकम करती है, लेकिन वो काफी ज्यादा शॉक होती है कि आखिर जियो को उसके पैर में इतनी चोट कैसे लग गई। पर इस बार जियो अपनी मॉम के सामने था, तो हर लौंडे की तरह उसकी माँ के सामने यहाँ पर उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, और बस वो अपनी माँ को हक करते हुए वहीं पर रोने लगता है। अब जो लोग असली मर्द है वो इस चीज को समझ गए होंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी में हमारी माँ ही एक ऐसी है जिसके सामने हम दिल खोल के बच्चा बन के रो सकते हैं। अपनी माँ के घर पर आने के बाद जियो की फुल खातिरदारी होती है, और उसके बाद उसकी मदर उसको पूछती है कि जियो मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ ये क्या चल रहा है। जियो यहाँ पर एक बार को सोचता है कि वो मीहो के मॉन्स्टर होने वाली बात यहाँ पर रिवील कर दे, लेकिन फिर वो हंसते हुए अपनी माँ से ये कहता है कि अरे मॉम, मैं तो सिर्फ ऐसे ही गलती से गिर गया था सीढ़ियों पे, इसीलिए मेरे को चोट लग गई है। एंड टिपिकल मॉम भी लाइक, साले कितनी बार समझाया तेरे को, कितनी बार समझाया कि ऊपर देख के चला कर। यहाँ पर जियो को एक दो झापट ऐसे पड़ गई होती है, पर फिर भी वो उसकी मॉम है तो उससे पूछती है कि आखिर अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है जियो। लेकिन जियो कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी मॉम उसको कह देती है कि तेरी बॉडी देखकर लगता है बेटा कि तू काफी ज्यादा कमजोर है, तो आज का खाना तो तुम यहीं पर खाओगे। अपने रूम में जाओ जियो और थोड़ा आराम करो, मैं बाजार से कुछ ताजी सब्जियां लेकर आती हूँ। और जियो की मॉम घर से बाहर चली जाती है, और जियो अपने मन में कहता है कि माफ करना मॉम, मैं आपको सच बात नहीं बता सकता, और आखिर मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी गर्लफ्रेंड एक मॉन्स्टर है जिसको मैंने अपनी आंखों के सामने कुछ जिंदा लोगों को खाते हुए देखा है, और दूसरा क्या बताऊं कि कल रात मैं मरते मरते बचा। मैंने तो आपको अपनी चोट के बारे में भी झूठ बताया है, असलियत में ये चोट कैसे लगी है वो तो मैं ही जानता हूँ। अगर मैंने मॉम को सच बता भी दिया होता तो क्या वो मेरा विश्वास करती? अब मैं दूसरों की क्या कहूँ, मैं खुद भी अपनी इन बातों पर कभी कभार विश्वास नहीं कर पाता। क्या जिस मीहो से मैं प्यार करता हूँ वो सच में पहले से ही ऐसी थी? क्योंकि अब ये बात तो सच है कि वो एक मॉन्स्टर है। उस हॉस्पिटल वाले कांड से लेकर मैंने जितनी भी चीज अब तक देखी है वो हेलुसिनेशन तो नहीं है,
ये बात तो 100% सच है, लेकिन वो लेडी डिटेक्टिव की बातें मेरे दिमाग को थोड़ा सा घुमा रही है। और इससे भी ऊपर मुझे अपने पास्ट की कुछ मेमोरीज याद भी नहीं थी जो अभी याद आई है। पर अगर मैं फोकस करूं तो मैं कई सारी चीजों को याद कर सकता हूं। मुझे काफी बारीकी से ध्यान देकर ये याद करना होगा कि आखिर मेरी हाई स्कूलिंग के दौरान क्या हुआ था। और जियो अपनी यादों को टटोलने के लिए एक शांत जगह पर बैठ जाता है और वो बोलता है कि वो कुछ सालों पहले सितंबर मंथ के पहले का टाइम था। मैं शायद से उस टाइम काफी ज्यादा गुस्सा था क्योंकि डैड का ट्रांसफर वापस से होने वाला था। लेकिन अपने दिमाग को शांत करने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए बिल्डिंग से बाहर निकला था और मैं उस खुले आसमान को देखकर यही सोच रहा था कि क्या जिंदगी में आगे चल के कोई मेरा दोस्त बनेगा या फिर नहीं। और जियो को यहाँ पर याद आता है कि एग्जैक्ट इसी टाइम पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो डायरेक्टली हॉस्पिटल चला गया था। मतलब एक टाइम पर वो आसमान को देख रहा था, लेकिन अचानक ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। पर उसके बाद जियो को ये याद आता है कि उसकी मॉम ने उसको ये बताया था कि जब वो वेला होकर बिल्डिंग के नीचे खड़ा था तब ऊपर से उसके सर पर कोई गमला गिरा था और गहरी चोट लगने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गया था। और वो गमला काफी ज्यादा ऊंचाई से गिरा था, इसीलिए जियो 6 महीने तक तो कोमा में था। यानी कि जियो यहाँ पर 6 महीने तक स्कूल भी नहीं जा पाया था और ठीक होने के बाद उसने डायरेक्टली ड्रॉप आउट ही ले लिया और वो तैयारियां कर रहा था कॉलेज की। और इसी टाइम पर जियो की माँ उसके पास आती है और उसे ये बताती है कि हमारे घर के जस्ट नीचे वाले फ्लोर में एक नए पड़ोसी रहने के लिए आए हैं और उन आंटी के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है। और तुम जानते हो जियो कि उनकी बेटी भी बिल्कुल तुम्हारी जितनी ही है और वो भी अपनी हाई स्कूल को ड्रॉप आउट कर चुकी है और अपनी कॉलेज की तैयारियां कर रही है। यानी कि जियो की मॉम का कहने का मतलब ये होता है कि जियो तू उस लड़की के साथ पढ़ाई कर ताकि तेरा भी अकेलापन दूर हो और तू कुछ अच्छा भी सीखे। पहले तो जियो ना कहता है, लेकिन फिर अपनी मॉम की बात को वो मान लेता है क्योंकि वो उसे बताती है कि जिस लड़की की मैं बात कर रही हूँ उसने अपने लास्ट वाले प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर टॉप स्कोर किया है। तभी जियो के घर की बेल बजती है और दरवाजे पर आई होती है वही लड़की और यही लड़की होती है मीहो। और ये शायद से पहली बार था जब ये दोनों मिले थे। मीहो के आने के बाद यहाँ पर भयंकर लेवल की स्टडी चालू हो जाती है और मीहो धनाधन एक के बाद एक जियो को सारी चीजें समझा रही होती है। एंड जियो भी लाइक कि आखिर एक लड़की पढ़ाई के अंदर इतना ज्ञान कैसे पेल सकती है। और काफी सारी पढ़ाई करने के बाद ये लोग यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इसी ब्रेक के दौरान जियो मीहो से पूछता है कि आखिर तुमने हाई स्कूल क्यों क्विट किया। तो मीहो उसको कोई क्लियर आंसर नहीं देती, वो बस उसे बताती है कि उसका मन किया तो उसने क्विट कर दिया। और वो बताती है कि उसको मशीन जैसी जिंदगी नहीं पसंद कि रोज बैग को उठाओ, स्कूल में जाओ, सारे लेक्चर्स को अटेंड करो, वापस घर पे आओ, खाना खाओ और सो जाओ। और मीहो आगे कहती है कि उसकी इसी आदत की वजह से उसके कोई दोस्त भी नहीं है, यहाँ तक दोस्तनी भी नहीं है और इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो जियो के साथ मिलकर पढ़ेगी। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और इन लोगों के टेस्ट के रिजल्ट भी आ जाते हैं जिसमें इन दोनों ने अच्छे खासे मार्क्स स्कोर किए होते हैं। और मीहो यहाँ पर जियो को हांगुक यूनिवर्सिटी रेकमेंड करती है कि हमारे अभी के मार्क्स के हिसाब से हमें वहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर जियो अचानक से उसे कहता है कि हे मीहो, कि क्या मैं तुम्हारे हाथ को थोड़ी देर के लिए पकड़ सकता हूँ। तो मीहो उसे कहती है कि अगर तुम मुझे कहीं पर डेट पे ले जाना चाहते हो तो तुम अच्छे से तो पूछ सकते हो ना। मतलब हाँ, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा पसंद भी करते हैं क्योंकि काफी लंबे टाइम से ये लोग साथ में पढ़ाई करते हैं और अब धीरे धीरे एक दूसरे को समझने भी लगे हैं। तो थोड़ी देर ऐसी तू मैं करने के बाद हम देखते हैं कि उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये दोनों किसी चीज का वेट कर रहे हैं और तभी उन दोनों के मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है और ये होता है हांगुक यूनिवर्सिटी का एडमिशन अप्रूवल। और उन दोनों को एडमिशन मिल चुका होता है। यानी कि ये जो मीहो वाली मेमोरी अभी हमने देखी ना, जियो के पास पहले से यही मेमोरी है जहाँ पर वो स्कूल ड्रॉप आउट कर चुका था और बाद में मीहो के साथ मिलकर उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। और जियो यहाँ पर ये सोचकर परेशान है कि अगर मैं ड्रॉप आउट ही हो गया था तो ये जो येरिन वाली सारी यादें थी वो क्या है और आखिर वो मेमोरी क्या है जिसके अंदर मैंने येरिन को इस हालत में देखा और वहाँ पर मीहो क्या कर रही थी। तो अगर मैंने उसको स्कूल ड्रेस में देखा था तो आखिर ये वाली यादें कौन सी है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं मीहो को अपने घर में पहली बार मिला था और वो भी तो ऐसे ही रिएक्ट कर रही थी ना जैसे कि मैं पहली बार उससे मिला हूँ। और ये सारी बातें सोचकर जियो का सर फटा जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके घर का दरवाजा खुलता है और जियो देखता है कि उसकी मॉम उसके डैड को लेकर घर पे आ चुकी है। बोले तो यहाँ पर एक फैमिली रियूनियन हो गया है और जियो के डैड उसके पैर की चोट के बारे में ही पूछते हैं तो वो वापस से कोई बहाना मार देता है। लेकिन उसके तुरंत बाद जियो के डैड उसकी मॉम से पूछते हैं कि डार्लिंग आज खाने में क्या बनाओगी। और जियो की मॉम जवाब देते हुए कहती है
कि आज की रात यहाँ पर बनने वाला है सॉल्टेड किंग श्रिम्प। और श्रिम्प का नाम सुनकर जियो के वापस से तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी मॉम को तो जियो के बचपन से पता है कि जियो को श्रिम्प से एलर्जी है, तो आखिर वो ये क्यों बनाएगी। अरे मॉम, आप तो जानती है ना मुझे श्रिम्प से एलर्जी है। और जियो के इतना पूछते ही उस पूरे किचन में खामोशी छा जाती है और उसकी मॉम उसे कहती है, सॉरी बेटा जियो, कभी कभार मैं भूल जाती हूँ, लेकिन हाँ अब मुझे याद आ चुका है कि तुम्हें श्रिम्प से एलर्जी है। मतलब क्या ही चल रहा है लॉन्डे की जिंदगी में यार, फुल भसड़ मची हुई है। लेकिन जियो का फादर बीच में आके इस पूरी बात को काट देता है और जियो को कहता है कि बेटा काफी टाइम से हम लोगों ने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया, तो एक काम करते हैं, चलो आज लंबी वॉक पे चलते हैं। और जब घर के अंदर ये सारी चीजें चल रही होती है ना, तब जियो के रूम में हम देखते हैं कि उसके मोबाइल के ऊपर मीहो का कॉल आ रहा है। और अगले ही सीन में हमें दिखाई जाती है मीहो, और वो थोड़ी सी उदास होती है क्योंकि जियो ने उसका कॉल नहीं उठाया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर येरिन आई होती है। वेल, ये लोग यहाँ पर इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि ये एक सस्ती वाली रियूनियन सेरेमनी होती है जहाँ पर पुराने स्कूल और कॉलेजेस के दोस्त मिलते हैं, और इसीलिए मीहो ने जियो को कॉल किया था। और येरिन मीहो को पूछती है कि बहन आज तेरा मूड खराब क्यों है, क्या ये सब जियो की वजह से हुआ है? वैसे अभी उसकी तबीयत कैसी है? और हम देखते हैं कि येरिन और मीहो की सारी बातें बाहर खड़े दो मुस्टंडे सुन रहे होते हैं, और ये भी शायद से रियून के अंडर में ही है। और अब मीहो येरिन को कहती है कि ऐसे टाइम पर मुझे जियो के साथ रहना चाहिए था और मैं यहाँ पर पार्टी करने को आई हूँ। अरे कोई बात नहीं मीहो, कभी कभार किसी को अकेला छोड़ना भी जरूरी होता है, लेकिन ऐसे समय में तो उसको मेरी ज्यादा जरूरत होगी ना। लेकिन मीहो, आखिर तुम उसके साथ रहकर उसको क्या ही कर देती? कुछ चीजों को तुम वक्त पे छोड़ दो, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। उसे अपने परिवार के साथ थोड़ा टाइम बिताने दो, वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। और मीहो यहाँ पर येरिन की बात का हाँ हाँ करके रिप्लाई कर रही होती है, लेकिन इस बहन की घोड़ी को इतना नहीं पता कि आखिर येरिन को कैसे पता चला कि जियो अभी अपने माँ बाप के घर पे है। जहाँ से मैं देख रही हूँ तो जियो को थोड़े वक्त के लिए अकेलेपन की जरूरत है। हाँ येरिन, तुम शायद से ठीक कह रही हो। और येरिन मीहो से कहती है कि अभी के लिए तुमको जियो की चिंता करनी छोड़ देनी चाहिए और हमारे साथ पार्टी करने के लिए बाहर चलना चाहिए। पर मीहो उससे पूछती है कि आखिर बाकी सारे लोग कहाँ पर हैं? मैं कॉल करके पूछ सकती हूँ, लेकिन मेरे मोबाइल के अंदर अभी बैटरी नहीं है। क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकती हूँ मीहो? और मीहो का फोन लेकर येरिन उस रूम से बाहर आ जाती है। वेल ऑब्वियसली उसने बहाना किया होगा कि मैं कॉल करके आती हूँ, लेकिन बाहर आकर वो मीहो के फोन को काफी ध्यान से देखने लगती है और अपने मन में कहती है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये फोन बिल्कुल नया है, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि आखिर क्यों उस एक्सीडेंट के बाद मैं मीहो को ट्रैक नहीं कर पाई। चलो अब तुम एक काम करो, इस मोबाइल के अंदर अभी के अभी ट्रैकिंग ऐप डाल दो। यानी कि चैप्टर नंबर 1 में जब मीहो का एक्सीडेंट हुआ था ना, तब येरिन वहीं पर थी और अभी वो अपने दूसरे मुस्टंडे से कहती है कि तुम यहाँ पर दरवाजे पर क्यों खड़े थे, तुम्हारी शक्ल देखकर तुम पर डायरेक्टली कोई भी शक कर सकता है। तो वो बंदा कहता है कि मैं तो सिर्फ आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया था। लेकिन येरिन उसे कहती है कि साले मुझसे ऐसे खुले में बात मत किया कर, काश मैंने ग्यूयोक को जियो के पीछे भेजा ही ना होता तो ये सब ना होता। लेकिन इसी टाइम पर उन पुराने दोस्तों की मंडली आ जाती है और एक हेमन नाम का बंदा रियोंग को हाय हेलो करता है। वेल, रियोंग भी उसको बातों में उलझाकर अपने मुस्टंडी के पास से मीहो का फोन ले लेती है और बाद में उस रूम में जाकर मीहो को वो फोन वापस दे देती है कि देखो मैंने सबको बुला लिया। लेकिन तभी मीहो अपने बैग को पैक करके वहाँ पे खड़ी हो जाती है और उसके सामने ये रिवील करती है कि अभी उसको उन लोगों के साथ नहीं आना, क्योंकि उसे अपना एक और काम याद आ गया है, उसे वहाँ जाना पड़ेगा। और मीहो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। और रियोंग को यहाँ पर ऐसा लगता है कि मीहो ने ये सब जानबूझ के किया ताकि वो हेमन के साथ रियोंग को उलझा सके और मीहो अपने किसी और मॉन्स्टर वाले मिशन पर जा पाए। वेल, हेमन तो यहाँ पर रेडी होता है रियोंग के साथ मचाने के लिए, लेकिन रियोंग अचानक से हेमन को कहती है कि सॉरी यार, माफ करना, मुझे भी याद आया कि मेरे को भी एक असाइनमेंट पूरा करना है, तो मुझे भी जाना पड़ेगा। और रियोंग यहाँ से भगते हुए निकल लेती है और उसके दिमाग में अभी यही चल रहा होता है कि मैंने ग्यूयोक को जियो के पीछे भेजा था और मीहो अभी शायद से जियो के पास जाने के लिए ही निकली है। अगर मीहो ने ग्यूयोक को पकड़ लिया तो मेरा कवर ब्लो हो सकता है। और वो तुरंत ही ग्यूयोक को कॉल मिला देती है और उसे कहती है कि मीहो से बच के रहना, क्योंकि वो वहाँ पर आ रही है। और रियोंग अपने मुस्टंडों में से एक को भेजती है जियो के पास और उसे कहती है कि तुम ग्यूयोक को रिप्लेस कर देना, और दूसरे वाले को वो कार के अंदर मोबाइल देती है और उसे कहती है कि इसके जरिए तुम मीहो को ट्रैक करो, हमें जल्दी से जानना होगा कि आखिर जियो में ऐसा क्या है कि वो मीहो के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जियो चे, आखिर तुम क्या हो? और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक सड़क को जहाँ पर जियो और उसके फादर वॉक कर रहे होते हैं और उन दोनों के बीच अच्छी खासी कन्वर्सेशन चलती है कि बेटा पढ़ाई का और काम का कैसा चल रहा है वगैरह वगैरह। और जियो का फादर उसके सामने ये रिवील करता है
कि डॉक्टर ने भी हमें कुछ महीनों पहले ही बताया था बेटा कि तुम्हारी माँ को अल्जाइमर है और उसी की वजह से बेचारी कुछ ना कुछ चीजें भूल जाती है, और हमने ये बात तुमसे इसीलिए छुपाई क्योंकि इससे तुम्हारे काम या फिर पढ़ाई पर इम्पैक्ट पड़ सकता था। लेकिन ये इतनी भी चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि तुम्हारी मॉम का इलाज काफी अच्छे से चल रहा है और वो दवाइयाँ भी टाइम पर ले रही है। और जियो इस पूरे टाइम पर अपने बाप को यही कहता रहता है कि कम से कम आप लोग मुझे तो बता ही सकते थे ना। लेकिन उसका फादर उसे कहता है कि हम तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहते क्योंकि तुम्हारे दिमाग पर भी काफी ज्यादा जोर पड़ सकता है, क्योंकि पहले ही बेटा तुम्हारे सर पर एक फ्लावर पॉट गिरा था और वो चोट अभी तक तुम्हारे अंदर से हील हुई है या नहीं ये हमें अभी तक नहीं पता। तो जियो अपने डैड से कहता है कि डैड चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो आगे अपने डैड से पूछता है कि मुझे थोड़ा थोड़ा तो याद है डैड कि मैं 6 महीने के लिए कोमा में था, लेकिन आखिर वो कौन सा टाइम था, क्या आप मुझे बता सकते हो? और उसके डैड उसे बताते हैं कि तुम्हें शायद से सितंबर के अंदर वो चोट लगी थी और उसके 6 महीने बाद यानी कि अगले साल मार्च को तुम कोमा से बाहर आए थे। तो ये सुनकर जियो अभी भी फिगर आउट नहीं कर पाता कि आखिर वो कौन सा टाइम था जब वो येरिन के साथ स्कूल में पढ़ा था। अरे डैड, क्या आप श्योर है कि वो सितंबर ही था? और मुझे बताइए कि मैं हांगुक हाई स्कूल के अंदर कब गया था? और जियो का डैड उसे कहता है कौन से स्कूल बे, तू तो कभी स्कूल में गया ही नहीं है। वो गमले वाला एक्सीडेंट और उसके बाद 6 महीने का कोमा, उसकी वजह से स्कूल से तूने ड्रॉप आउट ले लिया था और बाद में तू कॉलेज चला गया। तुम कभी भी हैंगुक हाई स्कूल के अंदर नहीं गए और आखिर तुम ये बहकी बातें क्यों कर रहे हो जियो? और जियो देखता है कि अचानक से उसके बाप के तेवर भी बदल जाते हैं और वो उसका हाथ पकड़कर उसे कहते हैं मैं कल ही तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा जियो, लगता है तुम्हारे सर की चोट अभी भी ठीक नहीं हुई। एंड जियो भी लाइक अरे डैड मेरे हाथ को दर्द कर रहा है, अब जोर से दबा रहे हो मेरे को। वेल यहाँ पर ऐसी कोई गलत बात नहीं होती। जियो का फादर यहाँ पर परेशान इसीलिए है क्योंकि जियो की मॉम भी अल्जाइमर से गुजर रही है और वो नहीं चाहते कि जियो के साथ भी कुछ ऐसा हो। और वो जियो से कहते हैं कि मेरे को पता है कि तूने मेरे से झूठ बोला है कि तेरे को ये चोट कैसे लगी है, साले तेरा बाप हूँ मैं, मेरा फुद्दू मत काटा कर। वेल उसके बाद वो लोग एक जगह पर बैठ जाते हैं और जियो के फादर उसे बताते हैं कि मेरे को बेटा अपने काम के चलते इतनी जगह पर घूमना पड़ता है कि मुझे तुम्हारी स्टडीज का भी कोई ध्यान नहीं रहता, मुझे तो पता भी नहीं है कि तुम कौन से स्कूल में पढ़े हो। और जियो उनसे कहता है कि कोई बात नहीं डैड, मैं समझता हूँ। और उसकी थोड़ी देर बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वो दोनों अपने घर में वापस आ चुके हैं और जियो वापस से अपने रूम में जाने के बाद यही सोच रहा होता है कि क्या ये सब जो यादें मुझे आ रही है वो सब भी मेरी इमेजिनेशन है, कहीं इतने सारे ट्रॉमा की वजह से मेरे अंदर मॉम जैसी बीमारी तो नहीं जाग रही ना। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने सारी चीजें अपनी आंखों से देखी है, मतलब कुछ ज्यादा ही देखी है। और वो इमेजिन करता है कि उस दिन मीहो का फोन मेरे पास था, लेकिन उस कैफे के बाहर मीहो के हाथ में अपना फोन ऑलरेडी था, पर मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो फोन नया था। उसने अपने फोन को तो रिप्लेस किया लेकिन उसके मॉडल को नहीं। बस एक बार उस फोन के अंदर की सारी नोट्स देख लो तो मेरे दिमाग के अंदर की सारी गुत्थियां खुल सकती है। मीहो, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ कर देना मेरी जान, शायद से मेरा दिमाग सच में खराब हो रहा है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अंधेरी रात में शहर के एक इलाके में ओयो का बुफे लगा है और वहाँ पर एक छपरी नीचे बैठा होता है और यही सोच रहा होता है यह दुनिया कितनी जालिम है साला, इस दुनिया में छमियाओं की कमी नहीं है लेकिन मेरी जिंदगी में लड़कियों का अकाल पड़ा है। और तभी उसकी नजर पड़ती है एक हॉट सी लड़की पर और वो देखता है कि वो उसके पुराने दोस्त के साथ ही है। ये मिंचोल के पास इतनी कंचा लड़की कहाँ से आई? और वो भाग के सीधा उन दोनों के पास चला जाता है और यहाँ पर हम क्लोजअप में देख सकते हैं कि ये कंचा लड़की और कोई नहीं बल्कि मीहो है। अरे मिंचोल भाई, अपने भाई से नहीं मिलवाएगा क्या इसको? क्या तुम जानती हो ये मेरे बचपन का दोस्त है, कहीं इसने तुमको बोर तो नहीं कर दिया? अगर तुम चाहो तो हम तीनों साथ में मजे कर सकते हैं। और मीहो अपनी खूबसूरत अदाओं के साथ उसे कहती है कि हाँ तुम्हारा आइडिया तो काफी सही है और तुम दिखने में भी काफी ज्यादा अच्छे हो। और ये सुन के वो छपरी खुश हो जाता है और मिंचोल के गोटे मुंह में आ जाते हैं। लेकिन इससे भी ऊपर हम देखते हैं कि मीहो उस छपरी की जेब में से मोबाइल निकालती है और उस पर अपना नंबर लिखकर उसे देती है। तो इतने से तुम समझ गए ना कि आखिर मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ। मतलब भाई का आज रात का प्रोग्राम फिक्स हो गया, भाई एकदम खुश कि आज तो मैं 69 करके रहेगा। और बस थोड़ी ही देर के बाद उस छपरी के मोबाइल पे मीहो का मैसेज आ भी जाता है जिसमें होटल का रूम नंबर लिखा होता है और अगले ही सेकंड वो भाई उस रूम पे टच हो जाता है। वेल मीहो दरवाजा खोलती है और वो अंदर जाता है और वो उसे कहता है जैसे तुम्हारा मैसेज आया ना मैं तो काफी स्पीड में भागता हुआ आया, लेकिन आखिर मिंचोल भाई कहाँ गया? तो मीहो उसे कहती है कि वो कुछ सामान लेने के लिए बाहर गया है, लेकिन असलियत में हमें दिखाया जाता है कि मिंचोल का उस रूम के बाथरूम के अंदर मीहो ने काम 25 कर दिया है। और मीहो यहाँ पर सब कुछ भूलकर इस छपरी के साथ अल्टीमेट लेवल का सिडक्शन करना शुरू कर देती है
और इस टाइम पे वो छपरी उसे अपना नाम वगैरह बता रहा होता है, लेकिन मीहो उसको डायरेक्टली कहती है, अरे भाड़ में जाए तेरा नाम, क्या हम डायरेक्टली वो शुरू नहीं कर सकते जो तुम करने के लिए आए हो? चलो जल्दी से अब अपनी आंखें बंद करो। अब इस छपरी को यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि सुहानी रात की शुरुआत एक किस से होने वाली है, तो भाई आंखें बंद करके किस के लिए रेडी भी हो जाता है। और हम देखते हैं कि ये कोई किस नहीं बल्कि मौत का चुम्मा है। और इसके बाद हमें बस उस छपरी की तड़पने की आवाज आती है। पर तभी हम देखते हैं कि मीहो के मोबाइल पर जियो का कॉल आया है और मीहो उस कॉल को उठाती है। हेलो जियो। और यहाँ पर ये चैप्टर और ये वीडियो ये दोनों एंड हो जाते हैं। भाई यार, इस कहानी के अंदर हद से ज्यादा मिस्ट्री और अच्छे खासे लेवल का गोर भी है। हाँ, मैं जानता हूँ कि पास्ट दिखाने वाले ये चैप्टर तुम्हें पसंद नहीं आए होंगे, लेकिन भाई पे भरोसा रखो यार, आगे आने वाले चैप्टर्स में इस पास्ट के साथ अच्छा खासा कनेक्शन दिखाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप ऐसे ही वीडियोस और भी ज्यादा देखना चाहते हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और उसी के बेसिस पर मैं ट्राई करूंगा कि मैं ऐसी बड़ी और अच्छी वीडियोस आपके लिए बहुत ही जल्द ला पाऊं।